किसी की भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत अच्छे आगाज से होती है और दीप जलाने से हम नीचे का अंधकार मिटाते हुए हम पूरे प्रकाश में करते हैं। इतना बढ़िया बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से पेश किया और जिस तरह से पूरे देश के लिए एक समावेशी, एक इंक्लूसिव, एक डेवलपमेंट की तरफ जाते हुआ एक प्रोजेक्ट जो आज नहीं आने वाले जो साल है उनको किस तरह से एक अग्रसर लेके जाएगा इस देश को, इस तरह का बजट पेश हुआ है। हम सब की ओर से हम सब आज उस बजट को पास करने के लिए तहे दिल से हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो वहां पर वो सारा देखते करते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ताकि वो हमारा धन्यवाद वित्त मंत्री जी तक पहुंचाए और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी हमारा पहुंचाए। हम उनका स्वागत करने के लिए मैं विशेष तौर पर अपने अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष रोहिंदर रैना जी से अनुरोध करूंगी कि वह फिर सम्मानित करके उनका सम्मान। एडीसी चेयरमैन भारत जी से अनुरोध मंच पर है। मैं विधिवत तरीके से अपने अध्यक्ष रोहिंदर रैना जी का भी स्वागत करते हैं। इस तरह से संगठन के कार्यशील करते हुए हमारे बीच में है। हमारे डीडीसी के चेयरमैन मोदी जी आदरणीय, उनका भी स्वागत है। हमारे मेयर चंद्रोन गुप्ता जी का स्वागत। प्रोफेसर दीपंकर जी जो विशेष तौर पे यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बीच में। हमारे विशेष तौर पे इसमें सम्मिलित हमारे सच शर्मा जी, उनका भी स्वागत है। हमारे आदरणीय धूजा साहब जी का भी स्वागत है। हमारे राज्यसभा के मेंबर शमशेर सिंह जी का भी हमारा इस मंच पर स्वागत है। मैं विशेष तौर पर आप सब बुद्धिजीवी जो डिफरेंट ट्रेड्स फ्रेटर्निटी से आप राबस्ता है, आज मैं देख रही हूँ ऐसे चेहरे हमारे बीच में है, एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो अपने अपने ट्रेड में महारत हासिल है और कहीं ना कहीं जम्मू को एक अलग आगाज में, एक अलग डेवलपमेंट के उसके ऊपर आगाज में लेकर जाते हैं। आप ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी से, हमारी फिकी फ्लो से हमारी बहन और मेरी खास हमारी साथी, हमारी फ्रेंड, वो भी हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से, हमारी लॉयर्स फ्रेटर्निटी से, बहुत सारी ऐसी क्रीम जो है, हमने कोशिश की कि हमारा समावेश करके आप सबको बुलाया जाए। दिल की गहराइयों से आप सबका, मैं विशेष तौर पे नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन विशेषतर सभी का आप इस सभागार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पहले अनुरोध करूंगी
प्रोफेसर दीपंकर जी से, सेनगुप्त जी, पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रशांत झा जी हमारे बीच में है और वह IFS है और उन्होंने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया। मैं उनसे अनुरोध करूंगी वे मंच पर आए और उनका भी विधिवत तरीके से हम स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगी कि वह अपना प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो उन्होंने बनाया है हमारे बीच में वह रखें, खासकर इस बजट को लेकर। इसको पकड़ो 2 मिनट, मोबाइल को पकड़ लो। Respected Sri Ravindra Rainaji, BJP State President, Dr. Jitendra Singh Ji, Union Minister in Prime Minister's Office, Dipankar Ji, the great economist from the region, Mayor Jammu, and other distinguished persons seated on the dais and present in the auditorium. A good morning to all of you. I would like to present the key features of this budget on behalf of Dr. Jitendra Singh Ji, to take you through the entire journey of this budget as to how this budget look like, what are the aims and objectives of this budget, and what has been the thought process of the union government while laying down this budget. जैसा कि आप देखेंगे कि इस बार की जो बजट है वो सामान्य बजट से थोड़ा हटके है। नॉर्मली क्या होता है, जो बजट के समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें क्या फ्रीबीज मिल रही है, क्या डोल आउट हो रहा है फ्रीबीज, किस तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, किस तरह की जो सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, एंड मोर सो बिकॉज द इलेक्शन वाज राउंड द कॉर्नर, सो इट वाज वेरी टेम्पटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू गो विद अ इजी रूट, बट द गवर्नमेंट दिस टाइम हैज डिसाइडेड to take a very futuristic look on the entire scenario and has laid down the future roadmap for the country by going for a paradigm shift in this budget. तो आप देखेंगे कि कहीं भी अगर किसी की उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, एक आसान रास्ता होता है जो उसको कुछ पैसे दे दें। अगर 2000-5000 रुपये आप गाँव में बांट देते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसका जुगाड़, उसकी जीवन चल जाएगी, शायद वो आपको पंच सरपंच भी बना देंगे, लेकिन एक बार जब पैसा खत्म हो जाएगा वो फिर उसी हालत में पहुंच जाएगा। दूसरा एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक होता है जो हम गांव के विकास के बारे में सोचें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचें, वहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराएं, वहाँ के क्लाइमेट और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएं और इस तरह की बातें करें जो कुछ दिनों बाद उसे सेल्फ सस्टेनिंग बना दे। वहाँ के गाँव के लोगों को फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो इन सब चीज़ों के बाद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और वो अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे और आपके 2000 की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है वो 5000-10,000 खुद कमा ले। इस बार की बजट की जो मुख्य ये है पहलू है यही है, इसमें आगे 25 सालों में, जैसे कि अमृत काल का समय कहा जा रहा है, so now we are in the 75th year of independence, how do we plan to go in the next 25 years when India would be reaching 100th year of independence around 2047? So how do we want to progress? What could be the roadmap? And therefore this time the finance minister and under the guidance of Honorable Prime Minister has laid down a very different path. If you see, and that is what it says, the goal of Amrit Kal. So what is the goal of this Amrit Kal? How do we want to see ourselves in the next 25 years? How do the country wants to compete with the global, you can say, global and developed countries? So it is saying that now the entire budget, you will see in a short while, that it is focusing on growth and all-inclusive welfare. The growth पे, विकास के ऊपर सबसे ज्यादा जोर है और जैसा कि कहते हैं जो सबका साथ सबका विकास, तो ऑल इंक्लूसिव, हर एक सेगमेंट के लिए इसमें कुछ ना कुछ बातें रखी गई है और यह बताया गया है कैसे हम विकास करें और कैसे हर एक सेगमेंट के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ें। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। अभी तक जो हमारे प्रिमिटिव वेज थे डेवलपमेंट के, उससे थोड़ा हट के अब जोड़ दिया जा रहा है कि हम एक नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएं, यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो।
आज हमारे पास एक से एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और उसके द्वारा हम लोगों के जीवन को आसान कर सकते हैं। तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए इसके डेवलपमेंट में, वेदर इट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, वेदर इट इज इंडस्ट्री, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, we need to use and implement this technology for the better development and for the ease of life of the people. उसी तरह एनर्जी ट्रांजिशन आप देखते हैं, जब पोल्यूशन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हर एक बड़े शहरों में हो रही है, एनर्जी जो आपके हैं उसकी जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो क्यों ना हम एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी की ओर जाएं जो रिन्यूएबल हो, जो नॉन पोल्यूटिंग हो, और इसीलिए जो हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ बात हो रही है उसके ऊपर जोर है, हम क्यों कैसे इसको स्विच ओवर करें फ्रॉम द कन्वेंशनल एनर्जी टू द न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड न्यू एज एनर्जी। और उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, अभी आपने देखा ही होगा जो ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था COP26, तो वहां पे ये बात हुई थी जो क्लाइमेट कैसे हम चेंज करें जिससे कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस धरती को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए जो भी हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन शैली में, हमारे विकास के माध्यम में जो भी परिवर्तन करने की जरूरत है उसे हम करें। तो ये भी फोकस है जो सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए भी सुरक्षित हो, उनके लिए भी अवेलेबल हो। और उसके बाद वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस बार की एक सबसे बड़ी फीचर होगी जिसके बारे में मुझे लगता है दीपांकर जी ज्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं उसको बहुत बढ़ाया गया, ऑलमोस्ट 4 गुना। क्या होता है जब इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लगिशनेस आ जाता है, और आप जानते हैं कोविड की वजह से कुछ परेशानियां हुई, लॉकडाउन हुआ फर्स्ट टाइम में, फिर सेकेंड वेव आया, तो नेचुरली जो नॉर्मल फ्लो जो था इंडस्ट्री का और सर्विस सेक्टर का वो डिसरप्ट हो गया था, पब्लिक सेंटिमेंट भी थोड़ा डाउन हो गया था, लोग पैसा बचा के रखने लगे थे अपनी हेल्थ के लिए, अपने बाकी जीवन यापन के लिए। तो उस समय जरूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करे। गवर्नमेंट सेक्टर उसको लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जब करती है तो उसमें डिमांड जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जीडीपी बढ़ता है, इनकम टैक्स बढ़ता है, टैक्सेस बढ़ते हैं, तो एक ओवरऑल फिर से डेवलपमेंट की प्रक्रिया बड़ी तेज से शुरू होती है। इसीलिए इस बार के बजट में आप देखेंगे जो 4 times the normal you can say expenditure what happens in the capex, this is what has been done in this year। तो बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया है। जो सरकार अपनी तरफ से जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को एक ट्रिगर मिलेगा, और उसके बाद जब ये डेवलपमेंट शुरू होती है तो प्राइवेट पार्टी भी फिर आना शुरू हो जाती है। एक माहौल बन जाता है इन्वेस्टमेंट का, लोगों को लगता है जो सब कुछ ठीक चल रहा है, देश अच्छा चल रहा है, रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाता है। बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय नेचर इज स्लाइटली कंजर्वेटिव, बिकॉज इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं तो अपना फायदा घाटा ज्यादा देखते हैं, जो थोड़े से पैसे अगर मैं लगाऊं डूब जाए तो फिर आगे कैसे होगा। इसीलिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस चीजों को किया जाए, इस पे बहुत जोर दिया गया है इस बार कैपेक्स पे, और ये किया गया है। ये बेसिकली 3 गोल्स जो है अमृत काल के, फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, promoting technology enabled development, energy transition and climate action, and virtuous cycle starting from private investment crowded in by public capital investment। अब इसके लिए प्रायोरिटीज एरिया सरकार ने डिफाइन किए हैं। तो पहला प्रायोरिटीज एरिया है उनका पीएम गति शक्ति। ये जो गति शक्ति का मॉडल हुआ क्या है, हमारे यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से काम में जुड़े हुए थे, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, ये साइलोज में काम करते थे, ये अपने अपने स्कीम्स खुद बनाते थे और उसको लेआउट करते थे। तो कोशिश की गई है इस गति शक्ति के माध्यम से, जैसे कि पीएम गति शक्ति कहा गया है, जो सब में एक हार्मनी लाया जाए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाया जाए, उनके डाटा एक दूसरे से शेयर करें। अगर हम कहीं पे रोड बना रहे हैं, अगर रेलवेज बना रहे हैं, तो फिर रोड वाले क्या करें, जो रेलवे जहाँ खत्म होती है उसके आगे रोड बनाए, क्योंकि लोग रेलवे से एक स्टेशन पे आएंगे, फिर वहां से रोड उनको उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, जिसको कि लास्ट एंड यूजर कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं। ये ना कि जहाँ रेल बन रहा वहीं रोड भी बना दिया। तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो, और जिससे कि ओवरऑल लोगों को भी सहूलियत हो और हमारी जितनी भी नेटवर्क है देश में वो प्रॉपर वे में स्टैब्लिश हो सके। दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे मैंने बात की और आगे इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सारे सेक्टर्स के विकास के लिए, सारे तबके के लोगों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। और प्रोडक्टिव एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ये चारों चीजों पे भी हमने चर्चा किया ही था। इन सब चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि क्लाइमेट एक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांजिशन कैसे किया जाए फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी टू द न्यू एज एनर्जी, एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, आपको पता है, जब तक पैसे नहीं लगेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को कैसे और प्रमोट किया जाए, कैसे उसकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए, इस 4 प्रायोरिटीज एरिया को लेकर गवर्नमेंट ने इस पे आगे बढ़ा। और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो धीरे धीरे इसमें आप देखेंगे जो आज जो देश की इकोनॉमिक स्थिति है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पैंडेमिक्स एंड व्हाटएवर disruption in the economy we suffered in the last 2 years,
इट हैज अगेन रीगेन्ड द कंपोजर। अगर आप नीचे वाला ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे आप देखें जो कैसे 19-20 में एक पोजीशन पे था, फर्स्ट लॉकडाउन में एक डीप स्लम्प हुआ क्योंकि सारी एक्टिविटीज एकाएक बंद कर दी गई थी फॉर द ऑब्वियस रीजन, जो उस समय ऐसी हालत थी देश की और लोगों की जान बचाना जो था वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, तो बंद किया गया 1-1.5 महीना। तो उस समय सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल, तो नीचे आ गया, फिर वहां से रिकवर किया। फिर सेकेंड वेव में आप देखेंगे थोड़ा डाउन हुआ, डेल्टा वाले में जब 2-3 महीने देश की फिर हालत खराब थी, लोगों की जाने जा रही थी, तो कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे कंट्रोल किया गया नीचे, बट अगेन इट हैज रीगेन्ड। तो ये जो जीडीपी एंड जीवीए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, दोनों में अंतर बाय एंड लार्ज दोनों सेम। एक में टैक्स एंड इंसेंटिव सब्सिडी को भी एडजस्ट किया जाता है, एक विदाउट टैक्स एंड सब्सिडी है। तो दोनों का ग्राफ जब आप देखेंगे तो सिमिलर तौर पे बढ़ा है, घटा और फिर से रिगेन कर गया। दैट मीन्स आज जो इकोनॉमी की स्थिति है वो अच्छी है। जो भी बीच में डिस्ट्रप्शन आए थे, इट हैज बाउंस्ड बैक, इट हैज रीगेन्ड इट्स कंपोजर, इट हैज रीगेन्ड इट्स स्पीड, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस ग्राफ व्हिच यू सी ऑन द प्रेजेंटेशन। अब पीएम गति शक्ति, जैसा मैंने बताया, जो फर्स्ट प्रायोरिटी था पीएम गति शक्ति। इस गति शक्ति के माध्यम से हम कैसे एक नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे देश का विकास कर सकते हैं। तो इसमें 7 इंजन इन्होंने अडॉप्ट किया है: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको सारे को, जैसे मैंने बताया, ये जो साइलोज में काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंट प्लानिंग कर रहे थे, इसको हटा के उनको जोड़ने की बात करी गई है। जो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन शेयर करें, ये जो एक पोर्टल होगा या एक प्लेटफॉर्म होगा जिसपे कि सबको एक दूसरे के बारे में जानकारी रहेगी। जो दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उससे क्यू लेके या उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको सप्लीमेंट करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट कुछ और स्कीम बनाएगी, जैसा जिससे कि डुप्लीकेशन ना हो, रिसोर्स का वेस्टेज ना हो और ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलप हो सके। 4 ओपन उसके एयरपोर्ट नेशनल मास्टर प्लान एम्ड एट वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की अगर आप देखेंगे तो विकास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पीएम गति शक्ति है, इसके माध्यम से वही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम पूरे देश में वर्ल्ड क्लास मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिससे कि प्राइवेट पार्टीज हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, उनके पास एक माध्यम हो जिसके द्वारा कि वो अपने काम कर सके और देश के विकास में भागीदारी कर सके। फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज इन 22-23। आपने देखा जो पिछले 7-8 सालों में जो नेशनल हाईवेज की गति है बहुत रफ्तार पकड़ी है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि कितने नेशनल हाईवेज बने, कितने टनल्स बने। तो इस पे क्या है, जो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो देश के हर एक एरिया में, खासकर कुछ कॉरिडोर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है, बॉम्बे दिल्ली, आपका ये दिल्ली कटरा, फिर चेन्नई बेंगलोर, इस तरह के 7 कॉरिडोर, शायद कहीं दिख रहेगा इसका, 7 कॉरिडोर को फोकस किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह से जोड़ा जाए कि यहाँ पे जो रोड गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो या पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट हो या ट्रैवल हो, उसको सीमलेस बनाया जाए और जितना जल्दी और तुरंत बनाया जाए उतना बनाया जा सकता है। और इस बार टारगेट है जो 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे 22-23 में बनाने की इनकी परियोजना है, इनका टारगेट है, इनका लक्ष्य है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म अलाउइंग डाटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स, मैंने इसके बारे में कई बार जिक्र कर दिया। ये प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रही है इस पीएम गति शक्ति के माध्यम से, जो सारे लोगों का डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज हो सके, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्यू ले सके और उसको कॉम्प्लीमेंट करे, कॉम्पीट ना करे। क्योंकि जहाँ पे अगर मेरी प्रेजेंस स्ट्रांग है तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले वहां अपना छोड़ देंगे, वो किसी और एरिया फोकस करेंगे, या उसको लास्ट माइलेज कनेक्टिविटी के लिए कुछ जरूरत है तो वो क्रिएट करेंगे, रादर कि दे वुड कॉम्पीट इन द सेम सेक्टर और द सेम रीजन। तो इसलिए वो और ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक और सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, 4 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क थ्रू पीपीपी टू बी अवॉर्डेड इन 22-23। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है, जिसमें सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को कंबाइन किया जाएगा, इस तरह के 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की बात कही गई है और ये इसी साल कंप्लीट किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेटिंग पार्सल मूवमेंट, जैसे मैं बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी रेलवे नेटवर्क है उसके पोस्टल का नेटवर्क उसका कैसे ले जाए, जो भी पोस्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सके। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, हर एक स्टेशन से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पे उस चीज का डेवलपमेंट के लिए जो भी इंसेंटिव दिए जा सकते हैं उसको दिया जाए। एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, जैसे एक वंदे भारत हमारे कटरा में भी चल रहा है दिल्ली से, इस तरह के 400 ट्रेन को और खोलने की बात की गई है, जिससे कि देश के हर एक महत्वपूर्ण शहरों में इस तरह की ट्रेन चलेंगी और लोगों की जो आना जाना है
वो सहज एवं सरल हो जाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन, मैंने बताया कि जैसे रेलवे स्टेशन से फिर आगे की कनेक्टिविटी आपका मान लीजिए भी जम्मू स्टेशन है, तो जम्मू स्टेशन से फिर अब रजौरी पुंछ और उस एरिया में जाना हो तो वहाँ के लिए रोड की कैसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ तो सी नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर सी पोर्ट की व्यवस्था है तो उसको सी पोर्ट से कैसे कनेक्ट किया जाए, कहीं रिवर है तो रिवर मोड कैसे डेवलप किया जाए। इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को सप्लीमेंट करके हमें जो है एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है उसको किया जाएगा। और उसमें सारे डिपार्टमेंट, करीब 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे और उसमें डालेंगे और इस तरह का एक जाल जो है नेटवर्क का फैलाएंगे जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होगा, वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल पार्क्स होंगे, जिससे नेचुरली जो बाहर के भी लोग हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे देश के जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, दे विल गेट गुड फैसिलिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट एंड टू कैपिटलाइज ऑन दिस डेवलपमेंट। दूसरा सेक्टर पीएम गति शक्ति के बाद जब हम आते हैं तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। आपको पता है हमारे देश की अभी भी जो आर्थिक व्यवस्था है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, इसीलिए एग्रीकल्चर का विकास करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक हम एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, उसमें जो स्टिमुलस है, उसमें जो चेंजेस लाने हैं, क्योंकि अभी तक की ज्यादातर एरिया में, मैं तो बिहार से आता हूँ, वहाँ तो अभी भी लोग बहुत ही प्रिमिटिव वे में एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें जो उत्पादन होता है, गरीबों को जो परेशानियां होती है, उससे निजात नहीं पाया जा सकता जब तक कि हम उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाएं। तो इस बार उसमें भी कोशिश की गई है जो एग्रीकल्चर में किस तरह के चेंजेस लाए जाए, कैसे एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्राइव करें, किस तरह की उनको फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए, किस तरह के इंसेंटिव दिया जाए, किस तरह के बैंक के द्वारा उनको लोन और बाकी फैसिलिटीज की प्रोवाइड किया जाए, और फिर उससे जो प्रोडक्ट निकले उसको फिर फूड प्रोसेसिंग, वहाँ भी इंटीग्रेशन की बात हो रही है। जो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाए और उसका फिर अगर यूज ना हो तो फिर फायदा नहीं। जैसे हमारे यहाँ इतने सारे स्ट्रॉबेरी हैं, एप्पल है, ये सब है, तो इसको फिर आगे फूड प्रोसेसिंग करके जूस बनाने के काम में, फल बनाने के काम में उस तरह की चीजें किया जाए जिससे कि इसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हो सके और किसानों को और बाकी जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसको अच्छी तरह से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो है वो सेकेंड प्रायोरिटीज एरिया है जिसपे कि सरकार का पूरा जोर है। तो प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद फार्मर्स लैंड्स क्लोज टू रिवर। जो अभी क्या हुआ बीच में कुछ दिनों तक हमें प्रोडक्टिव बनाने के लिए मिनरल्स फर्टिलाइजर्स और इसकी यूज हम ज्यादा करने लगे थे, उसके अलग एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है लोगों के स्वास्थ्य पे और इस पे पड़ने लगा था। तो अब यही कोशिश की जा रही है किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके, नेचुरल फ्री केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग से जोड़ दिया जा रहा है। तो उसके ऊपर जोड़ दिया जा रहा है जो आप इस सब चीजों से केमिकल्स को ना यूज करके ऑर्गेनिक रूप में कैसे हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए कोशिश की जा रही है जो गंगा रिवर से नजदीक जो सटा हुआ एरिया है उस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसको देखा जाए किस तरह एग्रीकल्चर को इन सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इन सब से फ्री करके इसका उपज बढ़ाई जाए। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि अभी प्रयास किया गया था हाल में भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने के द्वारा कि पोस्ट हार्वेस्ट में कैसे इसकी वैल्यू एडिशन की जाए। जो जब एक बार हार्वेस्टिंग हो गया तो उसकी कैसे वैल्यू ऐड किया जाए, जैसे मैंने बताया जिसको फूड प्रोसेस है, अगर वो कोई प्रोडक्ट है और उससे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन सकता है, कोई मास कंजम्पशन की चीजें बन सकती है, तो उसको उसके साथ जोड़ा जाए और वो प्रोडक्ट जो है उसको पोस्ट हार्वेस्ट का उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए और उसकी ब्रांडिंग की जाए। करेक्ट है कि ब्रांडिंग आजकल जियो टैगिंग भी हो रही है, तो अगर लोगों को पता चले ये एप्पल कश्मीर का है तो नेचुरली उसके लिए देश के बाहर की उस समय बहुत ज्यादा उसके लिए डिमांड करती है। इस तरह से उसकी ब्रांडिंग भी की जाए जिससे कि वो सिर्फ अनब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में नहीं, जब ब्रांडिंग किसी चीज की हो जाती है तो वैल्यू ऑटोमेटिक 2-3 गुना बढ़ जाता है इसका। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मोड, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मोड में जितने भी डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज हैं वो किसानों तक पहुंचाने की बात हो रही है। उसमें ड्रोन की भी व्यवस्था की जा रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जम्मू में ड्रोन के द्वारा वैक्सीन डिलीवरी का एक ट्रायल लिया गया था, सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था। इस तरह से जो ड्रोन है इसके द्वारा किस तरह से इंसेक्टिसाइड या जो हमें कुछ इरिगेट करना हो या कुछ स्प्रेड करना हो तो उसको किया जा सकता है। लैंड मैपिंग की जा सकती है। अभी एक सरकार के द्वारा एक स्वामित्व स्कीम चलाया गया है, तो देश भर में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, इन सभी चीजों के लिए जो है ड्रोन का यूज किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन, तो दैट हैज आल्सो बीन द थ्रस्ट एरिया इन दिस बजट, that you have to use technology to augment further productivity in the field of agriculture. And when use of Kisan drones to aid farmers, launching fund with blended capital to finance.
फाइनेंस आप जानते हैं किसानों के साथ भी बड़ी समस्या होती है और बाद में कई बार वो छोटे छोटे साहूकारों और इनसे लोन लेते हैं, उनकी रेट्स कुछ ज्यादा होती है, वो चुका नहीं पाते हैं और आप देखते होंगे महाराष्ट्र और विदर्भ एरिया में कई तरह की आत्महत्याएं की घटनाएं इससे जुड़ी रहती है। तो उनके लिए लोकल लेवल पे माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसानों पे एक सहज दर में, एक सस्ते इंटरेस्ट रेट में 4% 5% के अंदर के इंटरेस्ट के रेट में उनको फाइनेंस प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उनके किसान जो उनको एग्रीकल्चर के रूप में जो उनको सहूलियत की जरूरत है वो उनको प्रोवाइड हो जाए और वो किसी साहूकार या प्राइवेट लेंडर के पास न जाए। तो इसकी भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट, अगर आप ये बार देखेंगे इसमें भी देखिए धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी है, वैल्यू एडिशन का ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप राइस चावल की बात करें तो देखिए उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, व्हीट में भी बढ़ोतरी हुई है और रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन मिलियन टन में भी देखेंगे तो 20-21 से ले 14-15 से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरे देश में किसान जो हमारी कृषि के जो उत्पादन है वो हर एक साल बढ़ती गई है पिछले 7-8 सालों में। इन स्पाइट ऑफ पैंडेमिक जो भी है, इन सब के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन दिनों दिन बढ़ता ही गया है। और एक और बात कही गई है जो केन बेटुआ जो लिंक प्रोजेक्ट है, जिससे कि 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू 62 है। इस वाटर को कन्वर्ट करके 62 लाख लोगों को पानी की व्यवस्था कराई जाएगी और 130 मेगावाट की पावर की भी किया जाएगा। क्योंकि जब रिवर की बात करते हैं तो रिवर के अपने मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं। इससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, इससे लोगों को किसानों उत्पादन के लिए हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं और इससे हम पोर्टेबल वाटर भी बना सकते हैं, लोगों को पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। तीसरा फैक्टर है एजुकेशन। जैसे मैंने बताया जो एजुकेशन इज द की टू डेवलपमेंट। कि किसी को 2000 रुपया दे दें या 5000 रुपया दे दें तो 1-2 महीना चलेगा, लेकिन अगर उसी को एजुकेट कर दें तो पूरी जिंदगी वो अपने बल पे कमा सकता है। तो एजुकेशन के भी जो अभी तक जो हमने 70-75 सालों में जो एजुकेशन का एक रूप देखा, उसकी जरूरत थी एक ट्यून करने की ग्लोबल स्टैंडर्ड से, बिकॉज वी कैन नॉट बी लेफ्ट आइसोलेटेड फ्रॉम व्हाट द ग्लोबल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू इन द मैटर ऑफ एजुकेशन. So this time it has also been stressed upon that whatever we are doing in education, that has also to be attuned or in tune with the global standards. तो आपने देखा जो कुछ दिन पहले ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हुआ था और उसमें नए सिरे से एजुकेशन को एक नए ट्रस्ट देने की जोर दी जा रही है, जिसमें कि पेडेंटिक एजुकेशन के अलावा जो हम सिर्फ MA BA हो जाते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, और इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, जिससे कि लोग जो है इसी तरह की एक स्किल डेवलपमेंट करें और उससे वो अपना रोजगार चला सके। अदरवाइज MA PhD लेके हमारे यहाँ लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि लोगों को एक सार्थक एजुकेशन मिले, जिससे कि वो उनसे जीवन यापन चले, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उससे बढ़े। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दी जा रही है और इसके लिए 1 class 1 TV चैनल प्रोग्राम टू एक्सपेंडेड बाय 200 TV चैनल्स। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो उतना सफिशिएंट नहीं है। खासकर अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के रिमोट एरियाज में या नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज में, तो वहां तक इसकी पहुंच नहीं है। इन TV चैनलों के द्वारा इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। हम एजुकेशन को घर घर पहुंचाने की बात चल रही है। अगर लोग घर में भी हैं तो TV चैनल के द्वारा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए 200 TV चैनल का विस्तार किया जा रहा है। वर्चुअल लैब्स, स्किलिंग ई-लैब्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग। जैसे मैंने बताया जो डिजिटल लर्निंग की बात हो रही है, डिजिटल का यूज इवन एजुकेशन में बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। हमारे यहाँ जम्मू में मुझे पता है स्मार्ट क्लासेस के कुछ प्रोजेक्ट अंडर हुए हैं, हो सकता है बहुत जल्दी उसका सैंक्शन हो जाए। इसके द्वारा ये हो रहा है जो आपको इवन अगर गाँव में अच्छे शिक्षक नहीं है तो आपको दिल्ली और बैंगलोर से जोड़ दिया जाएगा और वहां से अच्छे शिक्षक पढ़ाएंगे और बच्चों को शिक्षा मिलेगी। तो वो अपने आप को डिवाइड नहीं सीखेंगे, अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं फील करेंगे, सिंपली बिकॉज दे डोंट हैव गुड टीचर्स इन द स्कूल इन द विलेज और देयर जॉइनिंग एरियाज। थ्रू द डिजिटल क्लासरूम दे कैन बी टॉट फ्रॉम अ रिमोट प्लेस, मे बी बैंगलोर, मे बी फ्रॉम दिल्ली और एनी अदर प्लेसेस। एंड जो गांव का बच्चा है वो वहां से डायरेक्ट इस डिजिटल क्लासरूम के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एंड इट इज अ 2-way इंटरैक्टिव प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है जो सिर्फ आप वो टीचर बोलेगा और वो दूसरा सुनेगा। इट इज अ 2-way इंटरैक्टिव प्रोसेस। वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है, ट्रायल हुआ है जम्मू कश्मीर में, बड़ा सफल हुआ, लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है भी, हो सकता है कुछ दिनों में वो सैंक्शन हो जाए। यहाँ के भी 1000 स्कूल में ये व्यवस्था की जाएगी। It will be a part of digital university. डिजिटल यूनिवर्सिटी इज अनदर कॉन्सेप्ट। एक तो एक स्मार्ट क्लासेस का है कि उसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का इसमें है विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट वही था, द डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसमें कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा।
एक तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वहाँ भी डिजिटल माध्यम के द्वारा, स्मार्ट क्लासेस के द्वारा लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके अपार्ट एक हमारे यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ सारे कंटेंट, सारे टीचिंग, सब कुछ डिजिटल माध्यम से होगा। लोग क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं और बाद में उसके द्वारा नेचुरली उनको फायदा मिलेगा। हाई क्वालिटी इन कंटेंट थ्रू डिजिटल टीचर, जो मैंने अभी आपको बताया, जो अब ये नहीं है जो हमारे इलाके में अगर अच्छे टीचर्स नहीं है तो किसी को उससे नुकसान होगा। जो हाई क्वालिटी टीचिंग कंटेंट्स है दैट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स। स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल एजुकेशन के बाद ये होता है कि सारे लोग जो हैं अब जहाँ पे समाज में उतने टैलेंटेड नहीं हो सकते जो बड़े बड़े पोस्ट पे ही जाए, लेकिन जीवन यापन सबको करना है। इसलिए क्या है, जो सबको अपने अपने कैपेबिलिटीज एंड अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से उनको स्किल किया जाए, जो अलग अलग तरह के व्यापार कर सके, रोजगार कर सके, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और इसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम पर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल। तो पूरी तरह टेक्नोलॉजी की जो बात हुई थी, जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इधर वेदर इट इज फॉर स्किल डेवलपमेंट, वेदर इट इज फॉर एजुकेशन, वेदर इट इज फॉर एग्रीकल्चर, वेदर इट इज फॉर promoting and growth of infrastructure. Startups will be promoted to facilitate drone shakti for drone as a service. अब देखिए स्टार्टअप की बात हो रही है तो आप देखते हैं आजकल देश में कितने सारे स्टार्टअप नए नए बनते हैं और यूनिकॉर्न हो जाते हैं। 7,500 करोड़ का उनका टर्नओवर 6 महीने साल भर में बना के चले आते हैं। तो जो बच्चे नए नए हैं उनके वो सिर्फ आइडियाज की जरूरत होती है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1000 करोड़ कमाना है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है एंड दैट आइडिया कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, बस इतना आपको पता करना है, तो सरकार उसके लिए तैयार है आपको फाइनेंस करने के लिए। हमारी खुद की जो मिनिस्ट्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अभी आपने देखा होगा मीटिंग रिट्रीट में जो ड्रोन चल रहा था, 1000 ड्रोन, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की, वो भी हमारे मंत्रालय द्वारा ही सपोर्टेड प्रोजेक्ट था। वो बटलैब की कंपनी थी और वो आईटी के बच्चे ने इतना कमाल कर दिया जो पूरे वर्ल्ड में वो चौथा ही कंट्री हमारा था जो इस तरह का स्केल पे काम कर रहा है। और उन्होंने ये भी बोला है जो अगले 22 में जब वो 75 साल का ये बनेगा तो 7,500 ड्रोन उड़ाएंगे। अभी तो 1,000 उड़ाया है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इस तरह के जितने भी स्टार्टअप लोग हैं, यंग स्टार्टअप है, उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड एंड एडिक्वेट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन दिस बजट टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। थर्ड फैक्टर व्हिच हैज कम इनटू वेरी प्रोमिनेंस इन द लास्ट 2 years इज हेल्थ। जब हमें पता चला जो हेल्थ के मामले में जहां भी हमारी कमियां थी, बिकॉज नेचुरली क्या था, जब खाने पीने ऐसे में करते करते हमारे पैसे खत्म हो जाते तो हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देता था जब तक कि लोग क्रिटिकल स्टेज में ना पहुंच जाए। वो हमारी मजबूरियां थी। बट पिछले 2 सालों में जो हेल्थ के बारे में जो हमारी वल्नरेबिलिटी कहीं कहीं नजर आई, उसको कमी पूरा करने के लिए हेल्थ पे बहुत जोर दिया गया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप के में भी बहुत ज्यादा फंडिंग की व्यवस्था की गई है। गाँव गाँव में, शहरों शहरों में एक कमेटी बनी थी अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ही कन्वीनर में, उसमें एक कमेटी पीएमओ को प्रेजेंट किया गया कि कैसे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट किया जाए और इसमें क्या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज की जरूरत थी। तो वो भी समिति और बहुत सारी चीजों पे इस बजट में भी अमल किया गया है और धीरे धीरे वो चीज अमल की जा रही है जो हेल्थ को हमें डेवलप करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करना है। तो इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात की गई है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात की गई है, लॉन्च फॉर क्वालिटी काउंसलिंग की बात की गई है। बिकॉज आज आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। आज आपके यहाँ आपके स्टेट में भी टेली काउंसलिंग और टेली मेडिसिन की फैसिलिटी चालू हो गई है। तो आप फोन के द्वारा, ऐप के द्वारा डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इस कोविड के दौरान कई बार ऐसा डॉक्टर भी नहीं आना चाहते थे, बट टेली काउंसलिंग के द्वारा वो लोगों का इलाज कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे। इन सब पे बढ़ावा दिया जा रहा है और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। मिशन शक्ति, मिशन वत्सलाय, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण टू बी लॉन्च। जो गाँव के लेवल पे जो लोगों को इस तरह से फैसिलिटी देनी है, उसके लिए पोषण हो या आंगनवाड़ी का आजकल आप जानते हैं, इन सबों को भी फर्दर ऑगमेंट किया जा रहा है। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ी। उनकी एक और कैटेगरी बनाई जा रही है, आंगनवाड़ी से सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम इज दे आर केपेबल। उनकी कैपेसिटी को भी ऑगमेंट किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी को एनरिच किया जा रहा है। थर्ड कंपोनेंट इफ यू रिमेंबर वाज ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस। ये तो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, एग्रीकल्चर पर फोकस पे बात हो गई, एजुकेशन पे बात हो गई, स्किलिंग पे बात हो गई, हेल्थ पे बात हो गई। अब है जो ऑल इंक्लूसिव, जो हर तरह के लोग, जो समाज के जो लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं लोग, उनको किस तरह मदद पहुंचाई जाए, उसके बारे में भी ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस में जो है आप देखेंगे हर घर नल से 3.8 करोड़ हाउस होल्ड टू बी कवर्ड इन 22 डेज। ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोगों को हर घर जल के द्वारा घरों में पानी मुहैया कराया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को कंप्लीट किया जाएगा 22-23 में। पीएम केवाई टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फेल्ड नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से इंटरेस्ट दिया गया है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए करेक्टली ईयरमार्क किया गया है वहाँ पे देने के लिए। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, उसको कैसे इसको ये किया जाए। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, विलेज को कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए, उनके प्रोग्राम को कैसे और हम उसको सक्षम करें। आदर्श ग्राम योजना हमारे यहाँ है ही, जो सारे एमपी के पास एक ऑप्शन होता है जो गाँव को अडॉप्ट करें और उसको एक मॉडल गाँव के रूप में डेवलप करें। टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपिंग एरिया। तो हर एरिया जो कि विकास की गति में कहीं न कहीं किसी न किसी कारणों से छूट गया है या पिछड़ गया है, तो उसको एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करके उसको डेवलप कराना है, so that it can also come at par with the rest of the India. Digital banking by post offices को भी बैंक के रूप में यूज किया जा रहा है, डिजिटल बैंक के रूप में काम करेगा। 100% of the post offices to come on the core banking system। जो core banking system आज बैंक के द्वारा फैसिलिटी मिल रही है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आपको मिलेगी। बिकॉज सरकार को पता है पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो गाँव में फैला हुआ है, जो बैंक का नहीं है। इसलिए क्यों ना, why not to enable these post offices to act like a bank or work like a bank, so that the people of that area, especially the rural area, can get benefit from this. Digital payments, scheduled commercial bank to set up 75 digital banking units in 75 district। आज डिजिटल पेमेंट की बात बढ़ाई जा रही है, सरकार ने भी उस पर इंसेंटिव दिया है, अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो आपको उसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। ये सारी फैसिलिटी जो है इस सेक्टर में किया जा रहा है, जिससे कि ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, खासकर गाँव के लोगों के लिए, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए, वो एरिया जो पिछड़ गया है कहीं न कहीं विकास की गति में, उनके लिए। और लास्ट जो है वो है एनहांसमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ द, जो मैं बात की तो फाइनेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे चीजें जो हम करेंगे, आपको पता है हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर फाइनेंसिंग नहीं हुआ तो ये इस चक्कर में इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, 2 पैरामीटर के अंदर में इन्होंने बहुत सारे इस बार बजट में लिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। जब सब चीज आप देखेंगे उसके डिटेल में मैं नहीं आना चाहूंगा, फिर बहुत समय लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स देखें, कस्टम्स में देखें, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं जिसपे कि ट्रस्ट किया जा रहा है। अब पहले 3 साल के बाद आपके रिटर्न नहीं खोले जाएंगे, 2 साल तक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है जब फिर से करेक्टेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कहीं किसी कारणवश आपका गलत रिटर्न फाइल हो गया, आपकी स्क्रूटनी या आपके घर में इनकम टैक्स वाले नहीं जाएंगे, डिजिटल माध्यम से इंटरफेस हो रहा है। कोई केस खोलने से पहले प्रिंसिपल चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सरकार का यह है, हम लोगों पे ट्रस्ट करेंगे। उसी तरह आपने देखा जीएसटी में भी और कस्टम्स में भी इस तरह के चेंजेस लाए गए हैं, जिससे कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है। जब हम लोगों को ट्रस्ट करेंगे और लोग उसका ये करेंगे। उसी तरह ईज ऑफ लिविंग के लिए देखेंगे आप, ई पासपोर्ट की व्यवस्था की गई है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, आपको सरकार के लिए अगर घर बनाना हो तो परमिशन लेना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी और इसमें जाके, तो उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्डिंग बायलॉज इंप्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग स्कीम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग, ये सारे चीजों जो सरकार शहर और इनमें किया जाता है, इसको हमें डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है। तो इसमें दोनों चीज पे जोर दिया जा रहा है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जिसके द्वारा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कि बिजनेसमैन को हमेशा शिकायत आती थी तो सरकारी शिकंजा इतना सख्त होता है जिसको उससे हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो उसको ट्रस्ट किया जा रहा है, हम आप पे ट्रस्ट करें, आप अपना काम करें और अपनी ईमानदारी से टैक्स और बाकी जो भी कंप्लायंस है उसको पूरा करें। आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई भी आपको इंक्लूसिव वे में सर्च नहीं करेगा। तो इस तरह से बचता है। दूसरा ईज ऑफ लिविंग, जो एक सामान्य आदमी को पासपोर्ट की लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिल्डिंग क्लियरेंस के लिए खड़ा रहना पड़ता था, टाउन प्लानिंग के लिए खड़ा रहना पड़ता था, उस सबको हटा के सब ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट, जो मैंने शुरू में ही बोला था, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ा दिया गया है, जिससे कि सरकार जब पैसा खर्चा करती है तो स्कोर होता है डेवलपमेंट का, उसका प्राइवेट लोग भी आते हैं और देश में एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनता है। टैक्स प्रपोजल मैंने आपको बता ही दिया, जो किस तरह डायरेक्ट टैक्सेस हो, कस्टम जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो, दोनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। और उसका प्योर कोड है जो क्या कहते हैं, आपको विश्वास किया जा रहा है, आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है, आप रेसिप्रोकेट करें उस विश्वास को। उसके बावजूद अगर कोई बेईमानी करने की कोशिश की करेंगे तो उनके लिए फिर सख्त कार्रवाई की भी व्यवस्था है। तो इससे लास्ट में मैं आप समराइज करने के लिए एक बार फिर से आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह सरकार ने अपने पॉलिसी को चेंज किया और किस तरह उन्होंने मेजर स्कीम्स के ऊपर अपने आवंटन जो है बढ़ाए हैं। आप नेशनल हेल्थ मिशन, क्योंकि अभी हेल्थ बड़ा प्रायोरिटी एरिया में था, आप देखेंगे पिछले साल 44,947 था, उसको बढ़ा के नेशनल हेल्थ मिशन में 37,800 करोड़ दे दी गई। जल जीवन मिशन में पिछली बार 45,000 करोड़ था, इस बार 60,000 करोड़ कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन मिशन, एजुकेशन में जो था पिछली बार 30,000 के आसपास था, इस बार वो बढ़ के 38,000 करोड़ हो गया, 39,000 करोड़ हो गया।
उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप देखेंगे उसमें भी 140 से 190 हो गया। पीएम किसान में 67,000 से 68,000 हुआ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 7400 से 10,000 हो गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 5,000 से 6,400 हो गया। आप देखेंगे ये सब सेक्टर जहाँ पे कि हमारा पहले प्रायोरिटी नहीं रहता था और जो मैंने शुरू में अपने प्रेजेंटेशन के बताया था उन सब सेक्टरों पे ध्यान दिया रहा है, जो कोने कोने गाँव में किसान, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और उनको सरकार के इंसेंटिव और सब्सिडी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो मैं लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहूंगा that this time the budget is very futuristic. It has laid the roadmap for the next 25 years to come and how India wants to see itself when India attains the 100th years of freedom in 2047. And that is why this time it was not a populist budget. It was a very good budget, considering the fact that election was around the corner and there was a great temptation to go for an easy road. Government has decided to go for a pragmatic and basically useful road rather than catering to the classes. It has gone for a radical changes in paradigm shift, which hopefully should spur development in all sectors, inclusive and otherwise. Thank you. धन्यवाद प्रशांत कुमार झा साहब। बहुत ही विस्तार से मुझे लगता है कि एक साल का पूरा बजट होता है और उससे किस तरह से आपने समावेश करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको समावेश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर दीपंकर सेनगुप्ता जी को कि वह आए। वे प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है उनका इंटरनेशनल पॉलिसीज में है, कॉम्पिटिटिवनेस में है और एंटरप्रेन्योरशिप में है। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वह इस बजट की ऊपर थोड़ी सी हमको थोड़ी जानकारी और थोड़ा हाईलाइट जो है इसकी उसके लिए। धन्यवाद। मंच पे आए पधारित महानुभाव, अतिथिगण, आपको मैं अपना नमस्कार करता हूं। मैं प्रशांत जी का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है इसके चलते मेरा काम काफी आसान हो गया है। मैं जब कोई भी बजट की अध्ययन करता हूं मैं दो चीजें देखता हूं। एक है इकोनॉमिक सर्वे जो बताता है कि पिछले साल क्या हुआ है और सामने क्या होने वाला है। दूसरी बात बजट में पिछले साल उन्होंने क्या आंकड़े दिए थे और अल्टीमेटली क्या निकला, वो बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। मैं इसकी थोड़ी बात करता हूं। जब हम पिछले साल बजट की बात किए थे तो निर्मला सीतारमण ने काफी बोल्ड बजट प्रेजेंट किया था, जिसके चलते कुछ आंकड़े प्रेजेंट हुए। हमने लगाया था कि कोविड खत्म होने वाला है और उसके बाद आज तक 2 वेव्स हुई हैं। सेकेंड वेव तो बहुत ही डरावना था, दूसरा वेव, थर्ड वेव उतना डरावना शायद नहीं था, पर 2 वेव इसी साइकिल में हो चुका है, जिसके चलते सरकार ने जो अनुमान किया था उससे 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ा, क्योंकि आपको जो पीड़ित है उनको आपको राशन देने थे, डीबीटी से उनके पास पैसे देने थे वगैरह वगैरह, और एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट में उनका जो ऋण है उसको भी सेटल करना था। तो 2 लाख रुपए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ा और हमें लगा कि ये आंकड़े फिर चरमरा गया है। और हमारी रिकवरी इतनी स्ट्रांग हुई है, जिस रफ्तार से हमने रिकवर किया है, हमारे टैक्स कलेक्शंस भी 2 लाख करोड़ बढ़ चुका था। और इसके चलते क्या हुआ, हमारी जो डेफिसिट जो 6.8 हमने अनुमान किया था, ये सब वेव्स के चलते भी सिर्फ 6.9 हुआ है। तो अगर मुझे कोई कहता है क्या ये आंकड़े विश्वसनीय है, मैं कहता हूं हाँ ये विश्वसनीय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बजट की क्रेडिबिलिटी। आज क्या हो रहा है, आज बहुत सारे ऑब्जर्वर्स फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरीज को कह रहे हैं कि आपने जो टैक्स कलेक्शंस दिखाया है आने वाले साल में आपने बड़ा कम दिखाया है, बहुत कंजर्वेटिव है। और मंत्री जी ने भी कहा है कि इतने सारे इंपॉन्डरेबल्स है, यूक्रेन में एक सिचुएशन है, ईस्ट एशिया में एक सिचुएशन है, हमारे बॉर्डर में एक सिचुएशन है और ऑयल प्राइसेस का भी कुछ हो सकता है। यहां पे कंजर्वेटिव होना सही बनता है। अब मैं इस साल की बजट पे आता हूं और इस साल का बजट में एक आंकड़ा या एक कुछ आंकड़े जो है लोगों को एकदम पकड़ लिया है, वो है कैपेक्स स्पेंडिंग। मैं इस पे आधारित करूंगा मेरी डिस्कशन। सरकार की तरफ से कैपिटल स्पेंडिंग 7.2 लाख होने वाला है
पर आप सब जोड़ देते हैं, सब खर्चा जोड़ देते हैं। कुछ कुछ खर्चा सरकार अपनी तरफ से नहीं करेंगे, वो बेसिकली स्टेट्स को देंगे, किसी और को देंगे बढ़ाने के लिए, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी अपना कैपेक्स स्पेंडिंग करेगा। अगर ये पूरा कैपेक्स देखते हैं तो ये 11 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 11 लाख करोड़ से ज्यादा। अब बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए हैं कि हाँ, मैं जानता हूं मांग बढ़ाना है, पर मांग बढ़ाने का क्या यही तरीका है? कैपेक्स स्पेंडिंग क्यों नहीं? आप अगर टैक्स रिबेट्स देते मिडिल क्लास को वगैरह वगैरह, वहां पे भी वो खर्चा करते हैं। इन दो खर्चा में एक फर्क है। कैपेक्स स्पेंडिंग हो या आप टैक्स से जो आपको छूट मिलते हैं और उससे ज्यादा आप जो खर्चा करते हैं वो भी हो, दोनों एक काम करते हैं, वो मांग बढ़ाता है, इसमें दो राय नहीं है। पर कैपेक्स का एक डुअल रोल है, दोहरी एक चेहरा है। कैपेक्स से क्या होता है, इकोनॉमी का उत्पादन शक्ति भी बढ़ता है, जिसे प्रशांत जी ने कहा। उससे क्या होता है कि आने वाले फ्यूचर में क्योंकि आपके रास्ता बेहतर हो रहे हैं, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की भी बात की, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। उससे क्या होता है, जो निवेश होता है, निजी निवेश, उद्योगपति जरा होता है, उसका मुनाफा बढ़ जाता है, और इसलिए उसके चलते और भी निवेश होता है, जिसके चलते आमदनी बढ़ता है, और आमदनी बढ़ने से रोजगार आपको ज्यादा मिलेगा। और दूसरी बात, आपने जो खर्च उठाया, ऋण उठाया है कैपेक्स के लिए, वो भी, उसका भी पेमेंट हो जाता है। तो कोई अगर पूछता है कि कहता है कि सरकार टैक्स रिलीफ भी दे सकता था, उसका भी नतीजा वही होता, नहीं, नतीजा वो नहीं होता। नतीजा शॉर्ट रन में शायद वही होता, लॉन्ग रन में कैपेक्स, सरकार की तरफ निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, जहां तक कैपेक्स की बात है, दो चीजें हैं यहां पे। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स। और देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कैपेक्स बहुत सारे राज्यों का वो गिर चुका है। गिरने की कई वजह है, क्योंकि स्टेट्स को लगता है कि हमने जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू सोचा था, क्या वो हमें मिलेगा कि नहीं, और टिपिकली लास्ट क्वार्टर में वो कैपेक्स बढ़ जाता है। इसमें एक राज्य जिसका कैपेक्स बढ़ा है वो यूपी, और बाकी सब राज्यों का आप देखें उनमें कैपेक्स काफी गिरा है। और इसके चलते केंद्रीय हुकूमत ने काम किया है, उन्होंने इस बजट में 1 लाख रुपए रखा है इंटरेस्ट फ्री लोन, जो आप 50 साल में स्टेट्स वापस दे सकते हैं, वो कैपेक्स बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है इसके चलते जो रियासती हुकूमत की जो कैपेक्स है वो भी बढ़ेगा, और ये काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मुझे यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, मुझे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास ना हो, नंबर 1। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि मैं ऋण लेना चाहता हूं पर वो काफी मुश्किल है। तीसरा, स्किल्ड लेबर, जिसके बारे में भी जिक्र हुआ है। और चौथा, मुझे फैक्ट्री प्लांट बनाना है, कारखाना बनाना है, मुझे जमीन चाहिए। ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को भी सही करना चाहिए। अब अगर फिनांस की बात देखें, क्योंकि कुछ चीजें सरकार बजट के बाहर कर रहा है, हमारे जो बैंक्स हैं जिनकी एनपीएस काफी था, वो काफी हद तक कम हो गया है। बहुत सारे कंपनीज की बैलेंस शीट जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज थे, वो भी सही हो गया है। तो दो बातें हैं, एक ऋण लेने के लिए तैयार है और दूसरा ऋण देने के लिए तैयार है। ये मैं उद्योग की बात कर रहा हूं। जहां तक कृषि की बात है, सरकार ने एक पॉलिसी अनाउंसमेंट किया, क्योंकि इस बजट में एक तो आंकड़े और खर्च करने की इरादे हैं, और दूसरा है पॉलिसी अनाउंसमेंट, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। वो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स क्या है? आपने जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं जिसकी प्रशांत जी ने जिक्र किया, उनको आपने बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बना लिया है थ्रू कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अब वो भी प्रैक्टिकली बैंक्स, मैंने सुना है कि पोस्ट ऑफिसेज को भी बैंक्स बना, पोस्ट ऑफिस को भी बैंकिंग ऑपरेशंस की अनुमति दी जा रही है, और उसके चलते ये एक ठोस कदम है। इससे क्या होता है कि आप रूरल डेवलपमेंट या रूरल एंटरप्राइजेस चाहते हैं, तो आपको शहर में आके ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे कामकाज वहां पे भी आप कर सकते हैं। तीसरी बात, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है। स्टार्टअप्स हमारे देश में जो जिसकी ये जो पुश दिया गया वो काफी अच्छा है,
और इस बजट में जो कहा गया है कि स्टार्टअप्स की जो टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ाया जाएगा वो भी सराहनीय है। अब मैं चाहता हूं ये स्टार्टअप्स नहीं रहे, ये स्टार्टअप्स उद्योग बने, ये इंडस्ट्रीज बने। और इसके लिए हमें जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो करना है वो हो गया है। अब चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्शन लेना, अपनी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी लेवल पे पावर, वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये भी ठीक करना पड़ेगा। एक अहम बात प्रशांत जी ने कही, हम जानते हैं कि हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं। हमारा मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो अर्बन एरियाज में होता है, और अर्बन एरियाज का रेगुलेशन वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस बजट में इसके बारे में काफी कुछ सोचा गया है। अब अर्बन गवर्नेंस जब तक लिबरलाइज न हो, आपको परमिट लेना है, सालों साल परमिट मिलता नहीं है, ये ऑनलाइन हो गया है। अब डिले की कोई गुंजाइश रहता नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल्स वो बता नहीं पाएगा कि ई फाइल उसके ऑफिस तक क्यों इतना रुका हुआ है। ये सब तो हो रहा है, पर सरकार को यह भी पता है कि अर्बन गवर्नेंस हमारे देश में नया है, और उसके चलते उन्होंने 4-5 सेंटर्स की घोषणा की है जहां पे इस पे ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अर्बन गवर्नेंस हमारे देश में उतना प्रचलित नहीं है जितना दूसरे देशों में है, और इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात यह है कि अर्बन गवर्नेंस का जो ठेका है वो मरकजी हुकूमत के पास नहीं है, रियासती हुकूमत के पास नहीं है, ये 74th अमेंडमेंट के बाद ये शहरों के पास ही है। पर अधिकार तो है, क्या मैं अधिकार को इस्तेमाल कर पाता हूं कि नहीं वो दूसरी बात है, और इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर मैं फिर क्यों कह रहा हूं कि केंद्रीय हुकूमत के द्वारा जो भी करना था बाय वे ऑफ एलोकेशन, बाय वे ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, वो हो रहा है। एक और बात, सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी की एक्सटेंशन की है। आपको पता होगा पिछले साल बहुत सारे लोग कहते थे सरकार को खर्च करना चाहिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, पर सरकार ने, हमारी सरकार ने दूसरे सरकार के मुताबिक उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी को ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने कहा हमें सप्लाई रिस्पॉन्सेस देने हैं, हम क्रेडिट काफी बढ़ाएंगे ताकि हमारे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये धंस न जाए। और उसके चलते क्या हुआ, हमने काफी सारे नौकरियां बचाए। बहुत सारे नौकरी हम बचा नहीं पाए, क्योंकि ये बीमारी जो एक ऐसा है, जो पैंडेमिक इतना बड़ा है, उससे जूझना, शायद पूरी तरह से जूझना कोई देश कर नहीं पाया है। हम कर पाए हैं, पर हम ऐसी नीति अपनाए हैं जिसमें हमारा पैसा भी बचा है, और ये कारोबार, जो छोटे छोटे कारोबार जो थे वो जीवित भी रहे हैं। इसको अब हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर को भी एक्सटेंड किया गया है, काफी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में। और इसकी महत्व ये है कि टूरिज्म सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, जितना लेबर वो हायर करता है, इस्तेमाल करता है, वो सबसे ज्यादा है। और सब तरह के लेबर, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। और जब तक इस, अगर हमें रिवाइव करना है, हमें पहले देखना होगा ये मर न जाए। रिवाइव कब होगा, जब हम, ये पैंडेमिक जब हटेगा। और इसके चलते मैं क्या करूं, एक बात तो कहना जरूरी है, जब पिछले 1 साल बजट रखा गया था, तब सिर्फ एडल्ट जो 65 एंड अबव उनको उनकी टीकाकरण हो रही है। आज देखिए, पिछले बजट की अलॉटमेंट की तरह, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एफर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स की तरह आज हमारे देश में 75% एडल्ट पॉपुलेशन का टीका लग चुका है, और ये टीका हमारे देश में बनाया गया है। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स किसी और देश से भी चेक कर सकते हैं, जितना एडवांस क्यों ना। और मुझे याद है बहुत सारे देशों के लिए बहुत कुछ कहा गया कि न्यूजीलैंड का एफर्ट देखिए क्या जबरदस्त हुआ है, सब बंद पड़े हैं। जिन जिन देशों का उस टाइम जिक्र किया और हमारी आलोचना हुई, वो देश अब बंद पड़े हैं, अभी अभी खोल रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि 75% अगर टीकाकरण हो गया है और 1-2 महीनों में, 3 महीनों में ये 90% तक पहुंच गया है, मैं मानूंगा, और सभी मानते हैं, जो फ्रीक्वेंट लॉकडाउन हो रहे थे 4th, 3rd वेव, 2nd वेव के लिए,
ये लॉकडाउन भी बंद हो जाएंगे। और लॉकडाउन बंद होना, लॉकडाउन की खात्मा होना, बहुत सारी सेक्टर्स जिसको हम कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज मानते हैं, सबसे बड़ी जरूरत उनका है ये लॉकडाउन बंद होना। पूरी तरह से आपका ट्रांसपोर्ट यातायात चलना, एयरलाइंस चलना, ये एक बार जब शुरू हो जाता है, आपका टूरिज्म सेक्टर खुद ब खुद रिवाइव कर जाएगा। आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे वो खड़े हो जाएंगे। तो ये रही आपकी इकोनॉमिक्स की बात। अब जहां तक कृषि और स्वास्थ्य है, कृषि और स्वास्थ्य दोनों स्टेट सब्जेक्ट्स के हैं। ये बेसिकली इसको स्टेट डेवलप करता है, पर केंद्रीय सरकार का भी कोई कुछ दायित्व है। जहां तक फिनांस की बात है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात है, केंद्र सरकार तो बहुत कुछ कर चुका है, पर अपनी तरफ से वो कुछ इनिशिएटिव्स लेने की भी कोशिश कर रहा है, जो उम्मीद है इसको स्टेट गवर्नमेंट टेकअप करेगा। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो प्रशांत जी ने जिक्र किया, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये अगर टेक ऑफ होता है तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सिर्फ सस्टेनेबल नहीं, वो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर हो जाएगी। इस वक्त हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और एग्रीकल्चर के लिए जो फार्म लॉजिस्टिक्स पे भी खर्चा जो हो रहा है, ये काफी जरूरी है। हम फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, पर चूंकि हमारे पास गोडाउन्स नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, वो सड़ जाते हैं। जब ये लॉजिस्टिक्स को आप करोगे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट से जब आप जोड़ दोगे, तब इनकी आमदनी काफी बढ़ जाएगी। और तब हमारी ये देखने का भी मुझे इच्छा है कि बहुत सारे राज्यों में जहां से धान उगाया जाता है, पानी नहीं है पर धान उगाया जाता है, वो भी अपना रवैया बदलेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी न उठा के वो ऐसा कुछ चीज उगाएंगे जहां पे जिसको उस रियासत में उगाना चाहिए। एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, हम ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल है ही नहीं। पानी नहीं है पर आप चावल उगा रहे हैं, आपकी वाटर टेबल नीचे जा रहा है, और जब सरकार की तरफ से कुछ कोशिश होता है उसको रिफॉर्म करने का, कुछ लोग आके धरना देते हैं और तमाशा क्रिएट करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी खतरे पे आ जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसा एक लॉजिस्टिक्स तैयार करिए, एक इंसेंटिव दीजिए, लोग खुद ब खुद अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को छोड़ के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे चले। एजुकेशन की बात हो रही है, स्किलिंग की बात हो रही है, जरूरी है। मैं अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं, मैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा जिसके पास स्किल हो, खास करके स्टार्टअप्स की, क्योंकि मैक्सिमम हमारे स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी का एक लेवल पे काम करते हैं। तो मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी एडेप्ट पर्संस। क्या मेरे पास वो लोग हैं? और बात यह है कि जहां तक स्किलिंग की बात है, हम काफी पीछे हो चुके हैं। अब ये मसला तो है स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, पर स्टेट गवर्नमेंट शायद उतना प्रोग्रेसिव नहीं है उसमें जितना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते होंगे, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कदम उठाया जा रहा है जो कि डवटेल करेगा, वो इंटीग्रेट करेगा विद स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट्स, जिसके चलते हमारी सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स भी काफी बढ़ जाएगा। हेल्थ में अगेन स्टेट सब्जेक्ट, पर सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं जिसके तहत हमें एक सोशल नेटवर्क हमें मिल गया, एक सोशल सिक्योरिटी नेट मिल गया है। एक तो है आयुष्मान भारत। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सरकार कुछ कदम उठा रहे हैं जिसकी जिक्र प्रशांत जी ने किया। मैं आखिरी बात कहूंगा कि डिजिटल की बात है। जब बजट पेश हो रहा था, बजट के बाद एक डिबेट में, आपने डिबेट देखा हो तो एक सदस्य ने कहा कि इस बजट में वो सिर्फ डिजिटल सुनाई दिया, और वो एक ऐसे रियासत से आते हैं जो कि हमारे आईटी, जो सेंटर्स हो हमारे आईटी हैं। मुझे याद है 2014-15 में जब बहुत जोर दिया गया कि जनधन अकाउंट्स खोला जाए, मेरे बहुत सारे मित्र जो बैंक्स में थे, उन्होंने काफी कंप्लेंट किया, उन्होंने क्या कर रहा है, हमारी हालत खराब हो गई है। जनधन अकाउंट्स खोले गए, आधार का एक्सटेंशन जबरदस्त हुआ, और मोबाइल तो सभी के पास है। इस जैम ट्रिनिटी के तहत हमने ड्यूरिंग कोविड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके हमने
करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को उनके बैंक डिपॉजिट में डायरेक्टली पैसा पहुंचा दिए घंटों में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी चेक्स लिख रहा है, आज भी चेक्स लिख रहा है। तो कोई अगर डिजिटल, हमारी डिजिटल आर्किटेक्चर की मजाक उड़ाता है, मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में। पर आज हम ये डिजिटल आर्किटेक्चर है, इसको और चीजों के लिए हमें इस्तेमाल करना है। वो तो सस्टेनेंस था, एक ऐसी स्थिति थी जहां पे लोग मरने के कगार पे थे, पर सरकार ने एफसीआई से राशन ट्रांसफर करके और बैंक ट्रांसफर करके वो होने नहीं दिया। अब हम ये डिजिटल आर्किटेक्चर जो है इसको आगे बढ़ाना है। उसके तहत सरकार ने OFC इन एवरी गांव तो पहुंचा ही रहा है, ये काफी सालों से ये चल रहा है और चलता जाएगा। दूसरी बात, आपने पोस्ट ऑफिसेस को कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के तहत ले आए हैं। अगर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप ई चौपाल्स वगैरह के द्वारा अगर हमारे फार्मर्स इस्तेमाल कर शुरू करते हैं तो वहां पे एक और इनकिलाब आएगा, इनकिलाब आएगा। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक सर्वे से एक चीज। इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कहा गया है कि हमारा पहला अप्रोच था वाटरफॉल। हम पहले ही बजट में कह देते थे हम क्या करने वाले हैं, और उसके बाद इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, हमें एक एजाइल, फ्लेक्सिबल एक रवैया अपनाना पड़ेगा। हाँ, बजट में हम बहुत सारी चीज कहेंगे, पर ये कोई ना सोचे कि हम इसी पे ही सीमित रहेंगे। जैसे जैसे स्थिति बदलता जाएगा हम भी बदलते जाएंगे। आपको याद है वो जो PLI, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव्स का जो स्कीम है, वो बजट में नहीं था, वो बाद में अनाउंस किया गया था। एक क्राइसिस था, उस क्राइसिस को हमने अपॉर्चुनिटी में बदल के बहुत सारी स्कीम्स हमने अनाउंस कर दी है। PLI के तहत क्या हुआ है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स जो कि ना के बराबर था, आज $4 बिलियन तक पहुंच गया है। और भी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अपैरल, टेक्सटाइल नहीं अपैरल, जहां पे हम काफी कर सकते हैं। इस वक्त तो बांग्लादेश में हमारे आगे है, और चाइना से जो छूट के जा रहे हैं वो बांग्लादेश और वियतनाम जा रहे हैं। PLI के तहत अब क्या होगा, मेरा अनुमान है, इन सेक्टर्स जहां पे काफी लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, खास करके गारमेंट्स, अपैरल वगैरह वगैरह, यहां पे हम भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, यहां पे भी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आखिर में सरकार की तरफ से जो करना था इस बजट में, मुझे लगता है कि सरकार ने किया है। मैं ये भी मानता हूं सरकार ने जो घाटा दिखाया है 6.4, उससे भी कम होगा, क्योंकि हमारी जो आमदनी होगी टैक्सेस के तहत काफी ज्यादा होगी। हमने ये सही बात है कि हमने एक्साइज पेट्रोल पे कम कर दिया है, फिर भी मैं मानता हूं हमारी टैक्सेस इससे ज्यादा होगी। इस बजट में दो तरह की थी, एक था पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है इन द लॉन्ग रन, जैसे जो स्पेंडिंग टारगेट्स। अपनी तरफ से सरकार को जो करना है वो कर दिया है। अब मुझे लगता है कि हमारे लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बी इट स्टेट गवर्नमेंट्स, बी इट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स, पंचायत या हमारे अर्बन बॉडीज ऑफ गवर्नेंस, अब मुझे लगता है कि इनको हम कैसे पुश करें, इनकी इंसेंटिव स्ट्रक्चर हम कैसे चेंज करें, ताकि वो भी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री काम निभाए, जो दायित्व है वो निभाए और देश आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपंकर सेन गुप्ता जी, आपने बहुत ही विस्तार से ये जानकारी उपलब्ध करवाई कि हमारी वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से बजट पेश किया है, अब हमारा दायित्व है कि स्टेट गवर्नमेंट में हम कैसे इसको आगे लेके जाएं। एक जो इंजन है जिसको हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ इस तरह से हम इसको लेके जाएंगे स्टेट्स को। बट थोड़ा मैं निवेदन करूंगी, अभी हमारे साथ वेयर हाउस के हमारे अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी हैं, जिन्होंने विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना जी के लिए और हमारे पीएम में हमारे राज्य मंत्री आपके लिए भेंट लाए हैं।
शुक्रगुजार थे हमारे प्रधानमंत्री जी का। लाओ जी शिपर करो। नमस्कार यार, क्या बात है। लाओ जल्दी शिपर देखो। लाओ जी लो डाटा दीपक जी। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। ये लो भरत जी, भारत शर्मा जी, थैंक यू। चलो प्रिया जी, मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, हमारे मंत्री, और वह भी हमारे बीच में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहास जी, पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, महापौर चंद्रमोहन जी, डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू नगरी के प्रतिष्ठित महानुभाव और मित्रों, मुझे लगता है कि बजट को लेकर के बड़ी विस्तार में प्रस्तुतिकरण हुआ है और प्रशांत जी ने इसके हर पहलू पर काफी विस्तार में चर्चा भी की है। उसके उपरांत दीपांकर जी ने अपनी एक्सपर्ट टिप्पणी भी रखी है और इसलिए विदाउट बीइंग रेपिटेटिव और जो कह दिया गया उसे ना दोहराते हुए जो बातें रह गई या जो बातें, क्योंकि हम एक संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बजट के पीछे का क्या भाव है, क्या सार है, क्या इतिहास है और इसे जनता में किस शब्दावली से लेकर के जाना है ताकि वो सरलता से जनता की समझ में आए। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 10वां बजट है और सौभाग्यवश प्रत्येक बजट के प्रस्तुतिकरण में मुझे वहां स्वयं उपस्थित रहने का अवसर भी रहा, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट एवर विच वाज द वोट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड बाय अरुण जेटली सून आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ ओवर, ऐसी प्रथा रहती है। यदि आप गौर से इसका अध्ययन करें 10 के 10 बजट हुआ, क्योंकि जब हम आगे वाले वर्षों की बात करते हैं, जैसे बार बार कहा जा रहा था कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, तो जैसे चर्चिल ने कहा कि लॉन्गर वी लुक बैक द फर्दर वी लुक फॉरवर्ड, तो इन ऑर्डर टू बी एबल टू लुक लॉन्गर अहेड वी हैव टू बी एबल टू आल्सो लुक फार्दर बैक। तो यदि आप इन 10 बजट्स पर नजर दौड़ाएं तो इसमें एक निरंतरता भी है, देयर इज अ कांस्टेंट फीचर, and that is that there is a consistency in approach, there is conviction in approach, and there is courage in approach. इत्तेफाक से ये 3 C's, and these 3 C's are the constant determinant factors in each of these 10 budgets presented by the Modi government. साहसी बजट थे, पद्धति से हट करके थे, दृढ़ शक्ति के साथ निर्माणित बजट थे और प्रत्येक अगला बजट पिछले बजट को और अधिक आगे ले जाने वाला। एवरी सक्सेसिव बजट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर बजट, एंड दिस वे ईच ऑफ द सक्सेसिव बजट्स एक्चुअली वाज मेंट टू कैरी इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड in the direction of assuming a global role. ये बात धीरे धीरे समझ आएगी। महज कहने में लगता है कि क्योंकि जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बोलता है तो लगता है कि सारी राजनीति है, लेकिन ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं बड़े गहरे शोध और अध्ययन से समझ करके रखने का प्रयास किया जा रहा है।
क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उसके तीन फेजेज रहे या 3 चरण रहे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारी एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उसके अनेकों कारण भी रहे होंगे, राजनीतिक सोच भी शायद उसी प्रकार की थी, राजनीतिक प्राथमिकताएं भी उसी प्रकार थी, हमारी दिक्कतें और मजबूरियां भी उसी प्रकार थी। देश अभी बाहर से खाद्य पदार्थ आयात करने वाली दशा में बैठा हुआ था। 1990 के दशक में एक नया अध्याय जुड़ा जब हमारी इकोनॉमी ओपन होगी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव आया वो ये कि गुजरे समय की बहुत सी बंदिशों से राहत, स्वतंत्रता प्राप्त करने का क्रम शुरू हुआ। गेटिंग रिड ऑफ मेनी ऑफ द टैबूज ऑफ द पास्ट, एक। और दूसरा, लिंकिंग इकोनॉमी विद टेक्नोलॉजी। जैसे भी प्रशांत कह रहे थे, सुनने में लगता है कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है तो वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी और टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था क्या करेगी, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन era we have already entered into, where technology has actually intruded into every phase of life, every sector. तो ये 2 काम पिछले 8 वर्षों में, क्योंकि मैं 7-8 विभागों से जुड़ा हूं तो शायद हमें भी इसका अनुभव रहा। अब आप सोचेंगे मोटे तौर पर बात कह दी तो इसका अर्थ क्या हुआ। जब टैबूज की बात करें, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि सारा दिन भी चर्चा हो सकती है। छोटा सा उदाहरण है स्पेस टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा जब अपने विद्यार्थी जीवन में कभी कभार अखबार में खबर आया करती थी 7वें-8वें पेज के एक कॉलम की, श्रीहरिकोटा बाइलाइन। किसी को मालूम नहीं था श्रीहरिकोटा कहाँ है, कौन से प्रदेश में बसता है, लेकिन खबर आती थी कि साहब वहां से एक रॉकेट लॉन्च हुआ। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड इनटू एवरी इंडियन हाउसहोल्ड। क्यों कर हुआ ऐसा? ये मोदी की सरकार में हुआ। पिछले 2 वर्षों से, जिसे मीडिया वालों ने बड़ा एक पॉपुलर एक्सप्रेशन दिया, अनलॉकिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ वी आर इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स इनटू आवर स्पेस प्रोजेक्ट। कभी सोचा था आपने? कभी इसका गुमान नहीं था। लगता था कि ये तो ऐसे सेक्टर है कि जहां पर अंदर तांग खांग करने से भी ना मालूम क्या खतरा आएगा। लेकिन अगर हमें भौगोलिक दुनिया का हिस्सा बनना है तो हमारी सोच भी भौगोलिक हो। जियो मैपिंग, हमारे यहां नक्शा निकालने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, बल्कि छोटा बच्चा कोई स्कूल का होगा तो गूगल से निकाल लेता था, लेकिन हमारे तंत्र से नहीं निकलता। इस प्रकार गुजरे जमाने की व्यवस्थाओं में बंधी हुई थी हमारी इकोनॉमी भी, हमारा प्रशासन भी। उसको मुक्त करने का काम, और उसी से इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन का भी कार्य हुआ। एटॉमिक एनर्जी, हम चाहते थे कि हमारे नए नए प्लांट बने, लेकिन हमें बंदिश थी, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी वाज अगेन वर्किंग इन आइसोलेटेड। 3 वर्ष से हमने इसको खोल दिया इनटू जॉइंट वेंचर्स विद PSUs। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके पास पैसा बहुत है, टेक्निकल नो हाउ, हमें पार्टनर बन जाएंगे, वो पैसा लगाएगा, हम टेक्निकल नो हाउ। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले ही 5 वर्षों में, जो वो भी विभाग मेरे पास है, ऐसा लगा कि सारे के सारे न्यूक्लियर प्लांट दक्षिण भारत में थे। तो ख्याल है कि क्यों ना दूसरे हिस्सों में भी प्रयास किया जाए। जम्मू में एक स्पेस टेक्नोलॉजी का केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और एटॉमिक एनर्जी हरियाणा में गोरखपुर स्थान है, 150 किलोमीटर दिल्ली, 1-2 साल में काम करना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी का हम पूर्वोत्तर ले गए अगरतला NIT में। तो ये सब इसलिए हो पाया कि इकोनॉमी को हमने उसके साथ जोड़ा, और इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देना है, उसको कैसे रीइंफोर्स करना है, उसके साधन कैसे जुटाए जाए, उन साधनों के लिए हमने अपने आप को, अपने जहन को खोला। अब आप जैसे आप बच्चे को कहेंगे भाई तू क्लास 10 करेगा, वहां से फिर वहां जाके ट्यूशन भी करना, वहां जाके ट्यूशन भी करना, और साथ ही साथ आप उसकी जासूसी भी करते रहे कि वहीं गया कि नहीं गया। हमने वो एक विश्वास का मापदंड कायम करने का प्रयास किया, विच हैज नाउ स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन द इकोनॉमी। ड्रोन की बात हुई, आपको शायद मालूम नहीं होगा, पिछले साल तक
क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस ऑल्सो, जो हमने डीरेगुलेट किया है ड्रोन की पॉलिसी को। पिछले साल तक IITs में और NITs के कुछ एक कॉलेजेस में अनुमति थी ड्रोन बनाने की, बाहर नहीं। और क्या हुआ करता था कि चोरी छिपे NIT में बना लेते थे, IIT में बना लेते थे, क्योंकि वहां शोध के कारण, रिसर्च के कारण। अब उसको मुक्त कर दिया गया, और उसी का नतीजा जो प्रशांत ने बताया, जुलाई के पहले सप्ताह में हमारे पास ये विभाग आया, आखिरी सप्ताह में हमने ये बच्चों को डिस्कवर किया। मैंने कहा वी हैव टू रीच आउट, वी हैव टू सर्च फॉर द पोटेंशियल। यानी कि जो मेरे पास आया वो ले गया, या जो MLA के साथ आया वो ले गया। और ये सर्च का नतीजा था कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कहा कि साहब हम 6 महीने में करके दिखाएंगे, हमने कहा हम आपका सहयोग करेंगे। मात्र 2.5-3 करोड़ रुपया लगा। और जो सस्टेनेबल की बात की, बहुत बढ़िया दीपांकर ने, उसकी बात मैं करूंगा कुछ क्षण बाद। लेकिन जहां तक इकोनॉमी के बदलते हुए चेहरे की बात है, तो इन सब चरणों से गुजर जाने के बाद आज की इकोनॉमी के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो मैं कहूंगा, इकोनॉमी अंडर मोदी टुडे इज A, responsive, B, dynamic and C, forward looking। और ये बात केवल अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने के लिए नहीं हो रही। रिस्पॉन्सिव क्यों है? ये तुरंत, ये पॉन्डरेबल्स हो के इम्पॉन्डरेबल, ठीक है, कोविड इम्पॉन्डरेबल था, लेकिन आवर रिस्पॉन्सेज वर नॉट इम्पॉन्डरेबल। पिछले बजट का जिसका जिक्र दीपांकर ने किया, उससे पहले लगभग 3-4 मिनी बजट पेश हो चुके हैं, जो छोटे छोटे पैकेजेस के तौर पे निर्मला जी ने किए। एंड फाइनल बजट वाज जस्ट अ क्रॉलरी टू दैट। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिव। डायनेमिज्म का मतलब होता है कि हमें इतनी क्षमता है, हम उसी समय ढाल लें अपने आकार को, अपनी अप्रोच को। एंड थर्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑफ कोर्स, आई ऑलरेडी नीड टू रीड इट बिकॉज ऑलरेडी बीन सेंट टाइम अगेन। और यही कारण था कि कोविड भले एक आपदा बनकर के आया, बट वी कुड टर्न इनटू इट एन अपॉर्चुनिटी, टर्निंग एडवर्सिटी इनटू अ वर्च्यू, which didn't happen in case of many other nations, जैसे दीपांकर बता रहे थे। और संसार भर में ये शंका थी, और रुके सांस के साथ देख रहे थे कि साहब ये 135 करोड़ का देश आज नहीं तो कल कैसे डगमगा जाता है। और मुझे विश्वास है कि जनवरी के महीने में 2020 में अभी पहला केस चीन में आया था, तो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी जी ने उस समय कहा था कि 135 का ये देश है, अगर यहां आ गया तो बहुत कठिन होगा। और उसी दिन से कोविड अभी यहां पहुंचा नहीं था, तैयारी पहले से शुरू। दैट इज आवर डायनेमिज्म, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिवनेस इवन बिफोर द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फॉर, एंड दैट इज आवर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अर्ली लॉकडाउन जब किसी को समझ नहीं आया कि साहब क्यों हो रहा है, आज समझ आ रहा है। जैसे दीपांकर ने कहा कि जो तब लॉकडाउन में नहीं गए थे, हो गए। सप्लाई चेन, विच ऑफ कोर्स एन इकोनॉमिस्ट विल बी एबल टू टेल बेटर, बहुत सारी अर्थव्यवस्था का के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि विश्व भर में सप्लाई चेन कट गई। हवाई जहाजों की आवाजाही बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, सामान इधर से उधर नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा भारत के नुक्ते नजर से हमारी सप्लाई चेन में निर्यात बढ़ गई। वी स्टार्टेड सेंडिंग वैक्सीन, सामान आने बंद हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान से सामान बाहर जाने लगा। और एक ऐसे देश से जिसमें कभी प्रिवेंटिव मेडिसिन का स्वभाव ही नहीं है, बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करवाया जाता, प्रिवेंटिव वैक्सीन लगाने का तो कभी चलन ही नहीं रहा। इत्तेफाक से वो भी विभाग मेरे पास ही है। पहला DNA वैक्सीन भारत में बनाया, और अब जो नेजल वैक्सीन आप रोज अखबारों में पढ़ रहा है, वो भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग में बढ़ रहा है। PPE किट्स जहां अभाव था एक जमाने में, हम उन पहले देशों में से जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, और एटॉमिक एनर्जी के विभाग ने, हमारे विभाग ने, हाउ टू रीयूज PPE किट्स, रेडिएशन के माध्यम से उनको कंटेमिनेशन से अलग करके। और इसलिए इस सब के संदर्भ में, नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द करंट बजट 2022-23, ये बजट बाय एक वक्त
जो डेकेड है 2021 से लेकर के 2030 तक, उसे दुनिया भर में कई टिप्पणीकार इंडियाज डेकेड के नाम से उल्लेख कर रहे हैं। टेकी डेकेड भी कहते हैं, इंडियन डेकेड। और जो ये क्वार्टर सेंचुरी है 2022 से लेकर के 2047 तक, जहां ये डेकेड will predispose India to assume the top position. The culmination of quarter century will actually place India in the top position. ये आपस में भी एक सीक्वेंस बनती जा रही है, और इसलिए ये लाजिमी था और मोदी जी की सोच थी कि दिस बजट हैड नो ऑप्शन बट टू बी फ्यूचरिस्टिक। केवल अगर इलेक्शन लड़ने के लिए बजट करना हो तो फिर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका अभी उल्लेख हो रहा है। और अगर फ्यूचरिस्टिक होना हो तो उसके लिए अनिवार्य तौर पर दो मोटे तौर पर तत्व हैं। आंकड़ों की बात आ गई। एक, यू हैव टू बी वेरी लिबरल टू मेक यूज ऑफ ऑल द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू यू। अगर आप उसमें कंजर्वेटिव रहेंगे तो आप अपने आप को अच्छे। और दूसरा, टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स। घर में कहां कहां सामान दबा हुआ है, ऐसे होता था ना, हमारे पूर्वज गड्ढा खोद करके संपत्ति दबा देते थे, चले जाते थे। 4-5 पीढ़ियों के बाद पता ही नहीं रहता था। कहीं इत्तेफाक से गड्ढा मिल जाए तो परिवार अमीर हो जाता था, लेकिन वो गड्ढा कहाँ है वो खोजने का प्रयास अक्सर नहीं होता था। हो जाता तो कमाल हो जाए। और वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी वजह से क्योंकि ये बजट क्योंकि हट करके है, इसने सबको असमंजस में डाल दिया। राजनीतिक को भी, राजनीतिक दलों को भी, और राजनीतिकों के इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वालों को। और मुझे बड़ी हंसी आती है, वही पुराने रिएक्शन चल रहे हैं जो 10 साल से। अभी कल ही जम्मू से ही 2 दिन पहले एक नेता बोले इट इज ए लॉलीपॉप बजट। मुझे मन में ख्याल आया कि 10 साल से यही रिएक्शन दे रहे होंगे, इसलिए बिना अध्ययन करिए दे दिया। दिस बजट हैज एवरीथिंग बट द लॉलीपॉप। इस बजट की खासियत ही यह है कि लॉलीपॉप मांगी गई थी। 5 प्रदेशों में हमारा क्रूशल चुनाव था, लेकिन लॉलीपॉप नहीं दी गई। यही अर्थशास्त्रों को समझ में नहीं आ रहा, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग द इकोनॉमी। दिमाग भी ये कह रहे थे क्यों नहीं दिया लॉलीपॉप, और वो रिएक्शन वही आया क्योंकि वो बिना अध्ययन किए। और जो मीडिया के इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने भी पुराने ही सवाल रखे हुए हैं, क्योंकि बजट इतना हट करके जैसे सिलेबस बदल जाए ना तो दोबारा किताब पढ़नी पड़ती है। हमारे यहाँ होते थे, साइंस कॉलेज में भी प्रोफेसर थे, पुरानी किताब रखी थी, रिटायरमेंट तक वही नोट चलते थे। तो वो किताब उनके रिटायर होने तक पन्ने भी बड़े मैले हो जाते थे। हमारे यहाँ 1-2 ऐसे बड़े विख्यात अध्यापक भी थे। और जब एकदम सिलेबस बदल गया तो किताब वही है। तो मीडिया वाले भी एक ही बात पूछते हैं, आम आदमी के लिए क्या है? आम आदमी, क्योंकि हर साल यही पूछते हैं। अरे साहब आप मुझे बताइए, ये जो किसानों की बात की अभी, ड्रोन किसान, तो किसान आम आदमी नहीं है क्या? स्टार्टअप की बात की युवा की, तो आम आदमी नहीं है क्या? 5G की बात हो रही है इस बजट में, तो आम आदमी है। इसी शहर जम्मू से ही मीडिया वाले ही हल्ला करते थे 4G कब लगेगा। अब 5G की बात की तो किसी ने तारीफ नहीं की, वो समझ नहीं आया। कभी मैंने कहा डायनेमिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस एंड फॉरवर्ड लुकिंग, जो चीजें अपेक्षित नहीं थी, ऐसी कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो गई थी समाज की, समाज के अलग अलग वर्गों की, चाहे वो राजनीतिक वर्ग था चाहे वो मीडिया वर्ग था, इसलिए वो समझ गया। दिव्यांग के गार्डियन की इंश्योरेंस का प्रावधान बढ़ा दिया। अब क्या दिव्यांग भी आम आदमी नहीं रहा? तो फिर बड़ा आम आदमी कौन है? दिव्यांग को टैक्स रिलीफ दिया गया है, लेकिन वो आम आदमी नहीं है। हमारा सवाल ये आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए मतलब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, मेरी कैजुअल लीव नहीं बढ़ाई। इस सब के बावजूद अगर टैक्स नहीं बढ़ा है, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब मैंने कहा आपको कि 2 पहलू हैं मोटे तौर पर फ्यूचरिज्म के। बार बार कहा जा रहा है फ्यूचरिस्टिक, अब कहने में अच्छा लगता है, आप भी यही कहेंगे, लेकिन है क्यों? अगर आपका बच्चा पूछे, आजकल तर्क का जमाना है, तो मैंने कहा 2 इसके पहलू, टेक्नोलॉजी बेस्ड और दूसरा अनएक्सप्लोर्ड। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे किसान की बात है, किसान ड्रोन,
आप ड्रोन के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रोन पानी भी ले जाता है, न्यूट्रिएंट भी ले जाता है, खाद भी ले जाता है। घर बैठे सूट वूट पहन करके एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट है आजकल किसान। वो पुराना किसान नहीं है 2 बीघा जमीन वाला। आज का बच्चा है, मैंने कहा इसकी संज्ञा बदल दो, ये एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट है। और ये हमारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, उस पर बल दिया गया। केमिकल फ्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रशांत ने बात की। ड्रोन शक्ति स्टार्टअप एंड ड्रोन फॉर सर्विस। अब ये बात आई इन बच्चों की जिन्होंने बीटिंग रिट्रीट किया। ड्रोन को कैसे सस्टेनेबल बनाना। ये जो 1000 ड्रोन ऊपर गया है, जो हमने जिसकी व्यवस्था की थी, 2-3 बार मैं भी स्वयं उनके साथ बच्चों के साथ बैठा। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर जाकर के तिरंगा बनाने के लिए था। नाउ दिस ड्रोन इज अवेलेबल फॉर इंडस्ट्री, इसलिए मैंने कहा लार्जर इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू किया हमने। तो बैठ के मैंने लेनी शुरू की, संयुक्त बैठ के 8-8 मंत्रालय, 10-10 और साथ में इंडस्ट्री वालों को। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाता है, गवर्निंग बॉडी, तो उनको भी एक प्रतिष्ठा का विषय लगता है। मैंने कहा नहीं, अब से स्टेक होगा, इंडस्ट्री वाले को मेंबर बनाएंगे, वो बताएगा उसको किस तरह की आवश्यकता है ह्यूमन रिसोर्स की, और वो थोड़ा सा पहले से इन्वेस्ट कर दे, सो दैट ही ओन्स द स्टार्टअप एंड देन वी विल गो इन फॉर सस्टेनेबल। दूसरा, इट इज ऑल नाउ इकोनॉमी ऑफ आइडियाज। बिहेवियर इकोनॉमी पर नोबेल प्राइज था 3 साल पहले। सो इकोनॉमी इज नो लॉन्गर काउंटिंग द कैश नोट्स। और अगर आप आइडिया से चले, इन्हीं बच्चों ने, इनका एक ड्रोन एसपीजी को दिया, हमने बेचने शुरू की जब इनके पास कोई पैसा नहीं था। ये जो 5 साल की टीम थी, एक गांव से आया, मध्य प्रदेश से, एक बिहार से, एक लड़की हरियाणा से। अब ये रातों रात उसमें से उनको पैसा मिलने लगा, लेकिन उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना होगा। जब एसपीजी को दिया, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि दैट इज द टाइम वी आर हेडिंग फॉर, इफ वी वांट आवर चिल्ड्रन आल्सो टू बी एट पार। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आपने ड्रोन लगाया तो ये 1 सेकंड भी इसमें लैप्स नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि आप अपना एक बच्चा यहां बिठा दीजिए, जो रोड ड्रोन की रक्षा करे, उसकी सुपरविजन करे। दिसंबर के महीने में इतनी धुंध और कड़ी ठंड रही, हम सबने देखा ये बच्चा सुबह 6 बजे जाके खुद बैठ जाता था रात में, पूरा पहरा दिया, पूरी ड्यूटी दी, तब पैसा भी आया और आगे भी मल्टीप्लाई होगा। इस सोच की इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। डिजिटल रुपी विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उल्लेख होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस बजट का हिस्सा बन गई। चिप पासपोर्ट किसी ने मांग थोड़ी की है, पता ही नहीं होता क्या मांग कैसे करें, लेकिन इस इकोनॉमी में उसका जिक्र आ रहा है, इस बजट में उसका जिक्र आ रहा है। और ये जो प्रोग्रेसिव बच्चे हैं वो आपको इसका महत्व बताएंगे। कागज और वो सारा कोई कॉपियां लेने की जरूरत ही नहीं, वो मोबाइल से ही इसका पासपोर्ट भी, वीजा भी बन जाए। 5G की मैंने बात की। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, इस बजट में वो एक्सप्रेशन यूज हुआ है। विद इंसेंटिवाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे यहां बैम्बू है इतनी बड़ी मात्रा में, लेकिन सारा का सारा बैम्बू बाहर चला जाता था, बाहर से बन जाता था, हम उसको खरीदते थे। 5-6 हजार रुपया मात्र अगरबत्ती की तजारत होती है भारतवर्ष में। कोरिया और वियतनाम और चीन से आता है, और हम उसकी आरती जलाते। 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्योंकि हो क्या रहा है कि आजकल टीवी चैनल में भी सारा दिन यही चलता है, किसने किसको गाली दी और गाली का क्या, गाली का जवाब दिया, तो असली खबर रह जाती है। 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं पिछले 3 वर्षों में, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा रहा, मोदी जी के ही कारण हो पाया, जो इतिहास में जाएंगे। 100 वर्ष पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पार्लियामेंट में लाकर के संशोधित किया गया। 1918 का एक्ट। होम ग्रोन बैम्बू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरेंस। अनेकों ऐसे घर हैं, केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं है, यहां पर कठुआ, रियासी में बैम्बू पाया जाता है, कंडी में।
आपके घर के आंगन के पिछवाड़े में हो तो आप उस बैम्बू को उगा के उसके प्रोडक्ट्स बनाइए, अगरबत्ती बनाइए। यहाँ शुरू भी हो गया काम, 3 क्लस्टर यहाँ बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया में उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती। अब कहे तो मीडिया वाले नाराज हो जाते हैं। हमारा एक बैम्बू यहाँ बन रहा है चारकोल का, एक अगरबत्ती का और एक बास्केट्स, और उसके लिए यहाँ से कुछ लोग ट्रेन करके भी आ गए। ये नए आयाम खुलेंगे इस इंसेंटिवाइजेशन के साथ। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी अगरबत्ती बाहर से आती थी, तो जो बाहर से बैम्बू प्रोडक्ट आ रहा था उसकी आयात कर जिसे कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को एकदम बढ़ा करके 25% कर दिया, 10-12%, ताकि वो डिस्करेज हो। नहीं तो होता क्या था कि हमारा शाहूकार सस्ता खरीद लेता था और हमारे मंदिरों में बेच देता। अब उसको भी लगेगा कि साहब ये तो मुनाफे वाला सौदा नहीं है, तो यहां पर जो काम कर रहा होगा उससे खरीदेगा, ये उसको पोसा। क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, अभी आज दिवाकर ने उसकी बात तो नहीं की, वो एक अलग विषय है, लेकिन अखबारों में रोज आ रहा है। अक्सर इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि इस बजट में क्रिप्टो करेंसी के विषय को भी एड्रेस किया गया। जो अभी हुआ नहीं है उसको पहले एड्रेस किया। दैट्स अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। वर्चुअल एसेट्स ट्रांसफर के ऊपर 30% टैक्स पहले से लगा दिया गया। जब तक ये चोरी करने की सोच अभी आई नहीं, लेकिन आए तो पहले से ही कानून बन गया, क्योंकि अभी तो नया नया सिलसिला शुरू हुआ है दुनिया भर में, इसका उल्लेख हो रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत आया, जम्मू तक तो अभी पहुंचा भी नहीं, लेकिन पहुंचने से पहले ही आपको आगाह कर दिया कि ये इसके नतीजे होंगे। और दूसरा पहलू जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स, किस तरह से हम इकोनॉमी को, बिकॉज वी हैव नॉट टू बी नाउ एट पार विद द अदर कंट्रीज, वी हैव टू हैव अ लीप फ्रॉग लीप या लीप फ्रॉग जंप, क्योंकि हमें जो 25 साल में वहां पहुंचना और पहुंचने की हमें क्षमता है। कहीं कमी थी इच्छा शक्ति में और पॉलिटिकल विल में और शायद नीतियों में। तो लीप फ्रॉग जंप के लिए अनएक्सप्लोर्ड, जैसे वो एक पुरानी पिक्चर थी जिसमें अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को कहता है कि साहब मुझे 15 साल का सफर 1 साल में तय करना है, त्रिशूल। तो हमने भी वही करना है 25 साल का, क्योंकि पिछले 70 साल में जहां हमारी गति धीमी पड़ी है उसको गति में लाना है। अब अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल कौन से हुए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है एक मंत्रालय, उसके लिए 2654 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है और 4000 करोड़ रुपया पहले दिया गया डीप सी मिशन का। अब उसका कोई चक्कर नहीं आता, वो कोई अखबारों को भी नहीं उसमें दिलचस्पी, और बड़ा नीरस सा है। मैं तो अर्थ साइंसेज क्योंकि उस विभाग से मैं भी मेरे ही पास है, तो मैं उस सेक्रेटरी को कह रहा था, सेक्रेटरी साहब को, मैंने कहा आप दिल्ली में यू कैन आस्क whether anybody knows where on earth is located the Department of Earth Science. लेकिन ये डीप सी मिशन वो मिशन होगा जो हिंदुस्तान को एक ही जंप लगा करके दुनिया में आगे ले जाएगा। वी हैव ह्यूज ओशन रिसोर्सेज विच हैव नेवर बीन थॉट अबाउट। वही समुद्र, वही हिंदुस्तान सदियों से चला, लेकिन उस तरफ किसी ने। मैं कल ही चेन्नई में हमारे इंस्टीट्यूट था, तो वहां के वैज्ञानिकों को कह रहा था कि कभी आपने ये सोचा, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट कॉल्ड इंडियन ओशन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एन आइलैंड, बट द ओशन अराउंड इज नॉट नेम्ड अंडर। तो क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि हिंदुस्तानी सागर समुद्र के अंदर कितनी संपत्ति दबी हुई है, इसका नामकरण किया। और जो वी हैव द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, लगभग 7,000 7,500 किलोमीटर हमारी कोस्ट है। बंगाल की खाड़ी भी है, बंगाल से जाए अरेबियन सी, इंडियन ओशन सारा घूम के आधे से ज्यादा मुल्क में समुद्र के नीचे माइनिंग, ये इलीगल माइनिंग है, बेचारे हमारे गरीब चोर खड्डों में करते हैं, असली तो वहां बसा।
और वी हैव अंडरटेकन दैट टास्क। समुद्रयान हमारा चल पड़ा है और 2 ही साल के बाद हमारा एक मानव जाएगा 5-6 हजार समुद्र के नीचे तक, क्योंकि समुद्र का बेसमेंट मैक्सिमम 5 या 6 हजार मीटर होता है। और लगभग उसी समय स्पेस में भी हमारा मानव जाएगा, क्योंकि वो डिले हो गया हमारा फ्लाइट। तो दोनों ही विभाग चूंकि मेरे साथ हैं, स्पेस में कोविड की वजह से हम डिले हुए। अगले साल हम पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजेंगे, दूसरा उसमें से रोबो होगा, 2023-24 के शुरू में मैन्ड मिशन। तो मैं उस दिन कह रहा था कि साइमल्टेनियसली इंडिया विल बी सेटिंग अ मैन अप इन द स्पेस एंड डाउन इन द ओशन। एंड we are also entering into an era of not only space communication but space community, and India is going to take the lead, क्योंकि वो मुल्क है, जब हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था उस समय रूस अपना स्पेस मिशन बाहर मानव वाला मिशन भेज चुका था, तो they didn't land on moon. That was early 1960. और 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को लैंड भी करवाया। जब वो उतरा तो उसने एक कदम लाया, उसकी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने। उसने कहा कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन आज, और उस समय हम क्या कर रहे थे, हम चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। आज हमारे मंगलयान के चित्र वो उपलब्ध करवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी टेकन ओवर हिंदी टेक्नोलॉजी, और हमने ये दिखाया दुनिया को कि किस तरह से दूसरे सेक्टर्स में इसको इस्तेमाल किया जाए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आजकल सर्वे भी स्पेस टेक्नोलॉजी से होता है। रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अहेड। अनमैन्ड रेलवे लाइनिंग्स, टेलीमेडिसिन तो बता ही दिया आपको। ये सारा मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ। और इसी तरह से ये जो हमारी समुद्र की संपत्ति है, इसकी तरफ तवज्जो पहली बार इस बजट में दी जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 14,217 करोड़ रुपया। अब लगता है कि ये तो साहब ये इकोनॉमी से क्या ले रहा है, तो साइंस है। तो साइंस का मतलब है कि एक अंधेरी लेबोरेटरी में कोई बैठा हुआ मोटा चश्मा लगा के तो होता है, मुझे समझ ही नहीं आती। ये हमारे लिए है, यही हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, शिक्षा का भी हिस्सा है और स्वास्थ्य का भी, जैसे बताया प्रसाद। इस एलोकेटेड अमाउंट में से लगभग 2600 करोड़ मात्र डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, छोटा सा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए रखा गया, क्योंकि ये भी विभाग है, वो भी हमारे साथ है, जिसने डीएनए वैक्सीन डेवलप किया दुनिया का सबसे पहले, और अब नेजल वैक्सीन डेवलप कर। हमारे पास क्षमता थी, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज में खलल, और बहुत जल्दी हमारे ट्रायल भी शुरू हो गए नेजल वैक्सीन। और CSIR जो इसके अंदर आपकी IIIM आती है, उसके लिए 5700 करोड़ रुपया, क्योंकि अरोमा मोशन जो लेवेंडर की नई खेती का काम है वो भी यहां से हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं ये, जिनकी जो हमारे बीच में थे, लेकिन हमने उनको तवज्जो नहीं। दे वर अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी बट रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजी, and they have the potential to place India in the front line. And if we have to be in the front line, we have to meet the global benchmarks. तो हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है, तो भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा, और उन भौगोलिक मापदंडों को दृष्टि में रख करके बात की ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अगर हम यही शक करते रहेंगे ये वहां गया पता नहीं क्या चोरी करने आया, उसको कहा वहां एक हीरा पड़ा उठा के लिया, तो साथ में देखा कहीं मेरा घड़ी को नहीं उठा के ले गया, तो सारा वक्त इसी में जाएगा, तो कैसे तरक्की करें। 26 मई 2014 को हमने शपथ ली थी। 3 महीने के बाद हमारे विभाग ने, DOPT ने, अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी कुरीति जिसे मैंने कहा था, उसको समाप्त कर दिया कि गेस्टेड अफसर से कोई दस्तखत नहीं करवाए अटेस्टेशन के। तो मीडिया वालों ने कहा कि साहब ये, तो मैंने कहा नहीं, हम ये संदेश देना चाहते हैं देश भर में कि मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने अब इस देश की जिम्मेवारी ली है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने नौजवान पर यकीन कर सके। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रस्ट बेस्ड, और ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का सबसे अधिक यदि लाभ हमें दिखने वाला है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। लो कार्बन स्ट्रेटेजी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात बड़ी थी, कभी होता था
बजट में बोले ये एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन द बजट, लो कार्बन स्ट्रेटेजी विल बी फॉर्मुलेटेड। सोलर पावर को हमने अपने लिए टारगेट रखा है कि 2030 तक 280 गीगावाट और उसके लिए 193 करोड़। ऑल इंक्लूसिव बजट की बात की प्रशांत ने, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए पर्वतमाला इस बजट में, वो भी किसको दे रहे हैं हम? लॉलीपॉप, जहां से कुछ नहीं हासिल होने वाला। जब पूर्वोत्तर मंत्रालय में हमारे पास एक पेशकश आई, इजराइल ने कहा कि सिट्रस फ्रूट पार्क, स्पेशलाइज्ड फ्रूट पार्क में बनाना है, तो दे हैड दी नो। तो हमने पूछा कि कहां, तो उन्होंने कहा सबसे अनुकूल जगह मिजोरम है। मिजोरम 10 लाख आबादी, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं मिलता, एक सांसद होता है, ना वो शिकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, लेकिन वहां लगाया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 3 साल से काम कर रहा है, तो जहां जिस चीज की पूर्ति हो, फिर उसके बाद जनता फैसला करे। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट इकोनॉमी। अगर मैं सोचूंगा नहीं मुझे इस गली में वोट मिला है, भले ही वो इस गली में ग्राहक कोई नहीं आएगा, लेकिन दुकान यहीं खोलूंगा, और वहां पर जहां ग्राहक का पैर घूमता है वहां नहीं खोलूंगा, क्योंकि वो वोट कांग्रेस को चला गया, तो देश की सामूहिक अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा? So there's a huge message also being conveyed through this budget, a socio and a political message. बॉर्डर एक और स्कीम आई है इसमें जिसका अभी जिक्र नहीं, वो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज स्कीम, जिसका सीधा सीधा लाभ जम्मू कश्मीर को भी होने वाला है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश। अब बात समाप्त करने से पहले एक बात है कि जॉब्स, ये भी पूछ रहे हैं मीडिया वाले, ग्राउंड में कुछ नहीं, ग्राउंड में कहते ग्राउंड में जॉब नहीं है। वो खासतौर से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आज है। अच्छा, वो इसलिए नहीं है कि हमारी मानसिकता में घुस गया है जॉब का मतलब सरकारी नौकरी, डिक्शनरी में तो ऐसा नहीं लिखा होगा, और विश्व के कोई भी देश चाहे कितना भी समृद्ध हो, हर युवा को वेतन याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार का यह दायित्व रहता है कि वो रोजगार कमाने के साधन, एवेन्यूज उपलब्ध करवाए। वो करवाने का कार्य पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने किया, और इस बजट में भी उसकी झलक लगती है। अब जैसे दिवाकर ने कहा कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5.5 लाख करोड़ से 7.2 लाख करोड़ तक बढ़ गए, लगभग 35% वृद्धि। अब साधारण भाषा में अब आपसे कोई पूछे तो आप बताएं जॉब्स कैसे होते हैं। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है, दिव्यांकर वुड करेक्ट मी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 40% गोज इनटू जनरेशन ऑफ जॉब्स, उसे हो जाते हैं, ऐसा साइकिल चलता है, क्योंकि बिल्डिंगें बनेगी तो स्ट्रक्चर होगी, इंजीनियर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। वो जॉब्स नहीं है क्या? या यही है कि 2 घंटे दफ्तर जाइए, वापस आइए, लस्सी पी के सो जाइए, महीने की पहली तारीख में बैंक में चेक आ जाए? ये मानसिकता में घुसा है। खासतौर पर बड़ा दुख होता है कि यहां पर हमारे, और अगर मैंने रात को बैठ के आंकड़ा लगाया, मैंने सोचा आपके समक्ष बात रखूंगा, अगर 7.2 लाख करोड़ का 40% का हिसाब लगाया जाए तो 3 लाख करोड़ बनता है, यानी 3 लाख करोड़ के जॉब्स जनरेट होंगे मात्र इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की वृद्धि से। हम ना इस गहराई में हम जाते हैं, ना मीडिया वाले जाते हैं, साहब जॉब नहीं दिख रहा। जॉब का मतलब है कि कोई झूठी सच्ची वैकेंसियों का ऐलान कर दिया जाए। नेशनल हाईवे की भी बात की, 25,000 किलोमीटर का निर्माण होगा इस बजट के तहत, और 65,000 करोड़ से बढ़ा करके 1,30,000 करोड़ उसको कर दिया, लगभग दोगुना। अब उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों जॉब्स मिलेंगे, जूनियर इंजीनियर भी लगेगा, ओवरसीयर भी लगेगा, कारपेंटर भी लगेगा, मेसन भी लगेगा, यही जॉब्स हैं। अब आप अगर तसव्वुर करके बैठे हैं कि 10 बजे के बजाय 12 बजे जा रहा है दफ्तर, 1 घंटा चाय पीनी है, 2 बजे वापस आके लस्सी पी के सो जा रहा है, तो वो जॉब नहीं है
ये जॉब मेहनत वाला है। और ये जब मैंने ड्रोन की बात कर रहा था तो मैंने आपको मिसाल दी कि किस तरह की मेहनत उन बच्चों ने की है और वो सस्टेनेबल बन गया, वो ड्रोन बिकने भी लगे। फ्यूचर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन आइडियाज एंड ऑन इनोवेशन। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का प्रशांत बोल रहे थे अपने प्रेजेंटेशन में, वो भी जॉब्स नहीं तो और क्या। किसान ड्रोन, ये बॉट लैब जो हमारा स्टार्टअप ग्रुप है, 3 बच्चे इकट्ठे हुए थे इत्तेफाक से, वो कोई पीएचडी करके कोई करके ऐसे ही घूम रहे थे तो इत्तेफाक उनका आपस में मेल हो गया और उनको हमने सपोर्ट दी तो उन्होंने ये बीटिंग रिट्रीट में अपना क्षमता कर, और उसके लिए भी वो सिग्नलिंग करनी है कि एक ड्रोन दूसरे को पहचाने, कहीं वहां क्लैश कर जाए तो अपना उसको कहते हैं ड्रोन सुसाइड, खुद ही नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी वही ड्रोन अब उनको ऑफर आनी शुरू होगी प्राइवेट कंपनीज की, क्योंकि आजकल चौकीदारी के लिए भी ड्रोन चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मैं कह रहा था कि इस बजट में उसका लेख आया है, यहीं आपके नजदीक राय सुचानी एक डेयरी लगी हुई है। अब मीडिया को तो फुर्सत नहीं है, लेकिन हमारा कभी युवा मोर्चा जा सकता है वहां पे, अगर चाहे उसकी एक फिल्म बनानी चाहिए, नहीं तो हम तो बनाएंगे। 2 बीटेक बच्चे छोड़कर आए हैं नौकरी बंगलौर से और उनको देखकर ये एमबीए भी वहां से छोड़कर आए। 20 उनके पास पशु हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और मार्केटिंग भी अब खुद शुरू। ये जॉब्स है मच मोर ल्यूक्रेटिव देन ए गवर्नमेंट नौकरी। सीएसआईआर का रुमा मिशन जिसके लिए 5636 करोड़ दिया इस बजट में, उसके माध्यम से ही IIIM से अरोमा मिशन शुरू हुआ। एक लड़का है भारत भूषण, खिलैनी डोडा जिला का रहने वाला, उसकी मैंने फिल्म बना करके घुमाना शुरू किया देश भर में, लेकिन इस से जम्मू में नहीं घूम रही क्योंकि यहाँ सरकारी वहां कहते हैं तो ऐसे ही। उसके पास 3 हेक्टेयर जगह थी, गेहूं लगाता था और सारी सपोर्ट हम दे रहे हैं, कुछ घर से लगाना भी नहीं, माता पिता में भी कोई बोझ नहीं। हमने कहा बेटा एक तो थोड़ी सी लेवेंडर लगा दे। उसने मात्र 2-3 कलार में लेवेंडर की खेती, जो उसके बाद बच गई थी। 2-4 महीने में उसको इतना मुनाफा हुआ कि उसने बाकी जगह से भी गेहूं उठा दिया और आज लाखों कमाने लग गए। उसको देख करके 500 बच्चे वहां से निकले हैं उस बेल्ट से। डोडा में भी है, रियासी में भी है, उधमपुर में भी है। लेकिन अगर हम उस तरफ अगर रुझान करें, और इसलिए बात लंबी ना करते हुए कि जैसे मैंने कहा ये तो ऐसा विषय को सारा दिन ही चला जा सकता है। मार्क ट्वेन ने एक बार बड़ी एक दिलचस्प बात कही थी कि इकोनॉमिक्स इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन, सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट टू दीपांकर सिंह, बिकॉज द बजट 22-23 is not only an economist budget, it's a statesman's budget. And Modi has given us a statesmanly budget. Statesman के बारे में कहा जाता है कि statesman looks at the next generation, not at the next election. और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अंत में मैं केवल ये कहूंगा, this is a budget which, as I said, heralds a new political culture, a new social culture. मोदी जी ने कहा था शपथ लेने के तुरंत बाद कि जो पिछड़े रह गए वर्ग उनको बराबर की सतह पे लाना, जो क्षेत्र छूट गए मुख्यधारा से उनको लाना। और जैसे मैंने कहा आरंभ में ही, देयर हैज बीन कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन एंड करेज इन कैरिंग आउट दैट मिशन, एंड दिस बजट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट मिशन। ना कि किसी वोट कंसिडरेशन, बिकॉज वी अज्यूम कि वोटर आज का इज वेल इन्फॉर्म्ड टू टेक डिसीजन। एंड टू कंक्लूड आई वुड जस्ट से दैट दिस इज अ बजट which would usher India at 75 into India at 100. ये इसकी थीम। And to conclude, I would also say that the world is ready to be led by India. The world is ready to be led by us. The question is, are we ready? Are we ready? UPA 2 के दौरान जब सारे देश में बड़ी निराशा थी मनमोहन सरकार के खिलाफ, तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई मुंबई में, तो अरुण जी ने अपने विषय रखा, जब अरुण जेटली जी ने, तो अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा था, ये देश की जनता हमें बुला रही है, देश तैयार है। अशोक जी भी हमारे साथ थे, MC शापला,
MC शागला कि देश तैयार है, क्या हम तैयार हैं? आज वही परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। दुनिया तैयार है, क्या हम तैयार हैं? और ये बजट जो मोदी जी ने हमें दिया है, ये भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करने के लिए है जिस भूमिका में भारत विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा, विश्व नरेश भी कहलाएगा। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपके उद्बोधन से आप विशेष तौर पर आज हमारे सभी इस बजट पे चर्चा पर अपना समय निकालकर आए हैं। आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर पर फूलों से राजा जी से आपने फूलों से तो हमने आपका धन्यवाद किया। विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी चाहते थे कि वह आपका धन्यवाद स्वयं करें। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर आए और आप सबका यहाँ पर महानुभावों का धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम जो बजट के ऊपर विशेष चर्चा का हमने यहाँ एक आयोजन किया था, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री उधमपुर संसदीय क्षेत्र से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, शमशेर सिंह मनास जी, सत शर्मा जी, हमारे डीडीसी के चेयरपर्सन जम्मू जिला के भारत भूषण जी, हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी और जम्मू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर दीपंकर सेन जी। आज की इस बैठक में, इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने भी महान भाव, चाहे वो उद्योग जगत से है, इंडस्ट्री से है, बिजनेस कम्युनिटी से है, चाहे हमारे जो लॉयर्स हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के मेरे साथी सहयोगी हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, डीडीसी मेंबर्स, बीडीसी मेंबर्स, जो भी सहयोगी साथी जिन्होंने आज यहाँ अलग अलग धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए साथी सहयोगियों ने आज के इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो विशेष, क्योंकि इस समय देश का पार्लियामेंट चल रहा है और हम देख रहे हैं कि डबल शिफ्ट में पार्लियामेंट है। एक समय राज्यसभा और शाम के समय लोकसभा का लगातार इसका संचालन हो रहा है इस कोरोना काल में भी। और इसी बीच जो बजट, जो वित्तीय वर्ष 2022 का संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, उसकी बहुत जबरदस्त हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी चर्चाएं हमने अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी हमने उनकी सारी चर्चाएं सुनी। लेकिन एक बार इन सभी विषयों पर 1 to 1 हमारे जो प्रमुख सहयोगी हैं, जिसमें मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं श्रीमान प्रशांत झा जी का, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, और जिस तरीके से पीपीटी के माध्यम से उन्होंने सभी सहयोगी साथियों को इस बजट की पूरी जानकारी दी, उसके लिए मैं हृदय से श्रीमान प्रशांत झा जी का धन्यवाद करता हूं। ये हम सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धन रहा है आज की ये चर्चा, क्योंकि ये सारे साथी सहयोगी वो हैं जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपनी बहुत जबरदस्त महारत रखते हैं। मैं अगर ये कहूंगा कि माइनस पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के साथ साथ बिजनेस, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी काम करने वाले सभी करिश्मेटिक लोग हैं। अपने अपने क्षेत्रों में ये सभी मोदी जी के इस मिशन को, इस विजन को जनता के बीच में ले जाएंगे कि किस प्रकार मोदी जी ने देश की इकोनॉमी को इस मुश्किल तरीन वक्त में, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक से जूझ रही है, जहां अमेरिका और समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी शटर हो गई, लेकिन अगर भारत देश के अंदर इकोनॉमी को मजबूत किया गया है तो ये मोदी जी का मिशन है। इसी मुश्किल तरीन हालात में करोड़ों 135 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन
और 80 करोड़ लोगों को लगातार जो फ्री राशन और लगातार डेवलपमेंट के काम, जो चाहे सड़क निर्माण कार्य हो, टनल्स हो, ब्रिजेस हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एम्स जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, और इसके साथ साथ हाईवेज हो, रिंग रोड्स हो, ये सारे, और एयरपोर्ट्स की के अंदर डेवलपमेंट के काम हो, जिसका सारा जिक्र हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट और क्या नाम अपने दीपंकर जी ने और उनसे पहले प्रशांत झा जी ने पूरी डिटेल में जानकारी दी है। हमें पूरा विश्वास है कि आज की इस कार्यक्रम से आप सभी साथियों को बहुत लाभ हुआ होगा और हम अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जाके इसको और जहां डायलॉग्स और डिस्कशंस होती हैं और आगे हम बढ़ाएं। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज के इस कार्यक्रम में आए। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आखिर में हम राष्ट्रगान के लिए जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। नीचे जलपान की व्यवस्था है, प्लीज।